कि न्यूटन की गति के द्वितीय तृतीय नियमों का दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। ठीक है, उत्तर थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन है 2 नंबर में। ठीक है, हो सकता है ऐसे एक एक आपको जो है उपयोग पूछ ले, दोनों नियम का एक एक उपयोग पूछ ले दैनिक जीवन में भौतिकी वाले पार्ट से, है ना, और ग्रेविटेशन में तो ये है ही। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पूछी जा सकती है। कितने बच्चे लाए हुए भाई जल्दी बताइए। देखिए न्यूटन के 3 नियम हैं। जो दूसरा नियम है उसका दैनिक जीवन में जो उपयोग है वो क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी जो कैच लेते समय हाथ को पीछे करता है ना, वो दूसरे नियम का बहुत ही उत्तम एग्जाम्पल है। तो आप ये याद रख लेना कि क्रिकेट में खिलाड़ियों द्वारा कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर खींचना, हाथों को पीछे की ओर खींचना जो है दूसरे नियम का एक उत्तम उदाहरण है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यदि हम तीसरे नियम की बात करें, तृतीय नियम में आपको पता है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया बराबर और विपरीत, है ना। तो गोली चलाने पर शूटर को पीछे की ओर धक्का लगता है, जैसे ही फायर होती है, फायर होते ही पीछे की ओर जो धक्का लगता है। आजकल तो ऑटोमेटेड वेपन जो आ रहे हैं उसमें जो कार्ट्रिज बाहर निकल के गिरता है ना, वो उसी धक्के का जो फोर्स है उसी का इस्तेमाल किया गया, उसे रिकॉइल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो किसका पालन करता है? न्यूटन के तीसरे नियम का। इसके अलावा रॉकेट का ऊपर की तरफ गति करना, ये भी जो क्या है न्यूटन के तीसरे नियम का एक उत्तम उदाहरण है। ठीक है, और जब भी आपने कभी नाव में जब आप उतरते हैं तो नाव जो है आप किनारे की तरफ आते हैं और नाव जो है पीछे की तरफ जाती है, ये तो महसूस किया होगा ना। तो किनारे से पीछे की ओर हटना, ये भी जो है तीसरे नियम का उदाहरण है। तो यहां पर आपको कई उदाहरण दिए हैं, आप इनमें से जो भी पूछा जाए वो जो है लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल आ सकता है प्रैक्टिकल काइंड ऑफ फिजिक्स में, तो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भारहीनता से आप क्या समझते हो? भारहीनता एक शब्द है, भारहीनता, है ना, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है भारहीनता। इससे क्या समझते हो भाई? यह किसी वस्तु की वह अवस्था होती है जहां वस्तु के लिए प्रतिक्रिया बल शून्य हो। वजन महसूस ही प्रतिक्रिया बल से होता है। आजाद इंडिया सर आरएस 2024 की क्लास कब स्टार्ट होगी? भाई फ्लिकी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो तो स्टार्ट ही है ना। सारी क्लासेज जो है ऐप पे उपलब्ध होंगी इनके। इसके अलावा थोड़े समय में यूट्यूब पर भी आने वाली है सारी चीजें। ठीक है, तो आजाद इंडिया बिल्कुल चिंता नहीं करें आप। देखिए भार महसूस होने का कारण ही क्या है? प्रतिक्रिया होती है भाई। यदि प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए तो वस्तुएं भारहीन हो जाती है। ठीक है ना, इसे भारहीनता की स्थिति कहते हैं, क्योंकि किसी वस्तु के भार का अनुभव या अनुमान उस पर होने वाली प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही महसूस होता है। तो यही जो है भारहीनता की स्थिति है। पूछा जा सकता है 2 नंबर में, भारहीनता क्या है? अगला क्वेश्चन, पलायन वेग को परिभाषित कीजिए। पलायन वेग बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक ग्रेविटेशन है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में यदि गुरुत्वाकर्षण की स्टडी होती है ना तो उसे ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है ना। अब जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के अंदर यदि कोई चीज आप ऊपर की ओर उछालोगे तो वो वापस आ जाएगी। एक ऊंचाई पे जाने के बाद वो वापस गिर जाएगी धरती पे। लेकिन यदि हम ये जो ग्रेविटी वाला एरिया है इसको ब्रेक करने में सफल हो जाते हैं तो फिर चीजें बाहर चली जाएंगी और कभी वापस नहीं आती है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पलायन वेग का भी होता है। मयंक शर्मा नमस्कार भाई, नमस्कार। पूरी कोशिश होगी भाई। दिनेश सर का कहना है कि यूट्यूब पर जो है आपको क्लासेस उपलब्ध रहेगी, है ना, आप जुड़े रहें। आरएस 2024 की क्लासेस आपको उपलब्ध रहेंगी भाई। ठीक है, देखिए अभी आपके लिए कितनी त्वरित कार्रवाई हुई है। फ्लिकी आरएस ने जो है आपको अपने नंबर शेयर किए हैं, आप बात कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो आजाद इंडिया, देखिए पलायन वेग से क्या मतलब है?
यह वह न्यूनतम वेग है जो किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं से बाहर ले जाता है। इस वेग को ही पलायन वेग कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ दो चीजें आइडेंटिफाई करने वाली, एक तो न्यूनतम वेग और कौन सा, जो गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं से बाहर ले जाता है। ठीक है, वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को ग्रेविटेशन की सीमाओं से बाहर लेके जाए तो पलायन वेग कहलाता है भाई। अब यदि ये पलायन वेग जो है पृथ्वी के संदर्भ में ज्ञात करना हो तो ये है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से यदि आप धरती से कोई चीज बाहर भेजेंगे तो वो धरती के एनवायरनमेंट से बाहर चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपने एस्केप वेलोसिटी जो है, पलायन वेग जो है, उसको उसके अंतर्गत भेजा है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड यानी एक सेकंड में 11 किलोमीटर से भी ज्यादा यदि आप तेज गति से जाएंगे तो जाके आप जो ग्रेविटेशन है पृथ्वी का उसको ब्रेक करने में कामयाब होंगे। जितने भी उपग्रह भेजे जाते हैं, है ना, जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो सारे इसी पलायन वेग के आधार पर भेजे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है चंद्रमा का। जब पृथ्वी का पलायन वेग स्टडी होता है ना, तो चंद्रमा का पलायन वेग का भी संदर्भ अपने आप ही आ जाता है। तो इसका पलायन वेग होता है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना, और यही कारण है कि चंद्रमा पे वातावरण नहीं होता है। चंद्रमा पर वातावरण नहीं होने का कारण यही है, होने का कारण क्यों? क्योंकि इतना कम पलायन वेग होने की वजह से वहां कोई वायुमंडलीय अणु रुकता ही नहीं है ना। वातावरण के लिए तो बहुत सारी गैसेज होती है ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब कोई चीज रुकेगी नहीं तो इन्वायरमेंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, यही वजह है। तो याद रखिएगा आप, पलायन वेग के बारे में पूछा जा सकता है 2 नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख की आंतरिक संरचना के भागों के नाम लिखिए। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आंख की स्ट्रक्चर बना के, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो आप स्ट्रक्चर भी जरूर बनाना। बहुत तेज गति से स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से बनाइए स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपकी आंख की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक, इसमें 3 परतें होती है। सबसे बाहरी परत जो है वो होती है श्वेत पटल। क्या होती है भाई? श्वेत पटल। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्लेरा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, स्क्लेरा। ठीक है, सबसे अंदर की परत कहलाती है दृष्टि पटल, जिसपे प्रतिबिंब बनता है, जिसे आप रेटिना कहते हो। जिसे क्या कहते हो? रेटिना। और बीच की परत होती है रक्त पटल यानी कोरोइड। ये होती है रक्त पटल। आंख को रक्त की सप्लाई यहीं से होती है। ठीक है, कोरोइड। तो 3 परतें होती है भाई आंख की संरचना में। सबसे बाहर है आपकी श्वेत पटल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरा। और सबसे अंदर की तरफ सबसे ज्यादा संवेदी जो परत है वो दृष्टि पटल होती है, जिसे आप रेटिना कहते हो। हमारे आंख का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा संवेदनशील आंख की तंत्रिकाएं या कोशिकाएं कहां पाई जाती है? दृष्टि पटल में, जिन्हें हम कोन्स और रोड्स कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और जो बीच की परत है वो है रक्त पटल, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोइड। याद रहेगा, यही आपको पूछा गया है कि आंख की आंतरिक संरचना के भागों के नाम लिखिए। ठीक है, अमेजिंग आरएस, नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब ये जो रेटिना है आपका, उस पे 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें एक का नाम है आप रोड्स। क्या है? रोड्स। और एक है कोन्स। ठीक है, रोड्स और कोन्स। इसको बोलते हैं आप शलाका और इसको बोलते हैं शंकु। आपकी आंख में लगभग 115 मिलियन रोड्स होती है और ये 16 मिलियन कोन्स होती है। ठीक है ना। रोड्स का क्या कार्य, ये भी पूछा जा सकता है। तो रोड्स देखने के काम आती है। मंद प्रकाश में देखने का काम कौन सी तंत्रिका कोशिकाएं करती है भाई आंख की? वो आपकी करती है रोड्स। याद रहेगा, रोड पर देख कर चल, याद रख लेना भाई।
रोड पर देख के चल। तो जो रोड्स होती है वो देखने का काम करती है, लेकिन किस प्रकाश में? मंद प्रकाश में। और जो शंकु है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स। कॉन्स तो भाई आप आइसक्रीम वगैरह खाते हो, कॉन्स खाते हो, कप खाते हो, तो उसको क्या बोलते हो? वो कलरफुल होती है ना, अलग अलग। तो आप रंग का ज्ञान कराती है कॉन्स। कॉन्स किसका ज्ञान कराती है? रंग का। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। कॉन्स जो होती है कलरफुल होती है ना, रंग का ज्ञान कराती है। आइसक्रीम से जोड़ना इस चीज को। और रोड्स मैंने कहा कि रास्ता जो है देख के चलो, इससे आप याद रख सकते हो। किरण प्रणाम भाई, प्रणाम। सभी बच्चों को नमस्कार, ठीक है ना। तो याद रखना ये दोनों ही आंख की विशिष्ट जो है कोशिकाएं होती है। जो रोड्स है वो मंद प्रकाश में देखने के काम आती है। कॉन्स जो है हमें रंगों का ज्ञान कराती है, और साथ में जब तीव्र प्रकाश में हमें देखना हो तब भी वो ज्ञान हमें कॉन्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। तीव्र प्रकाश का ज्ञान किसके द्वारा होगा? कॉन्स के द्वारा। मंद प्रकाश में किसके द्वारा होगा? रोड्स के द्वारा। याद रहेगा। इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। कौन सा पदार्थ है भाई? रोडोप्सिन। और इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है आइडोप्सिन, ठीक है ना। रोडोप्सिन और आइडोप्सिन, इन्हीं की वजह से जो है ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। याद रहेगा कि आपको आंख की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने बता दिया है। अगला देख लेते हैं, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट भी पूछा जा सकता है भाई। स्थिर तापमान पर किसी एकांक द्रव्यमान, स्थिर तापमान पर किसी एकांक द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन हेतु, अवस्था परिवर्तन का मतलब हो गया ठोस से गैस, गैस से ठोस, या आपका तरल, ठीक है ना। अवस्था परिवर्तन हेतु अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। मान लीजिए आपने पानी में बर्फ को डाला तो बर्फ थोड़ी देर बाद पिघल जाती है। कैसे? गुप्त उष्मा के कारण। पानी की गुप्त उष्मा के कारण वो पिघल जाती है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। पानी में बर्फ के टुकड़े डालने पर पानी का ठंडा हो जाना गुप्त उष्मा का उदाहरण है। पानी ठंडा होता ही इसलिए है क्योंकि गुप्त उष्मा जो है खर्च हो जाती है किसमें? बर्फ को पिघलाने में, ठीक है। समझ में आ गया आपको। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हो, ठीक है ना। अवस्था परिवर्तन हेतु इस्तेमाल होती है ना। अवस्था मैंने बता ही दिया, ठोस से जो है दरों में और दरों से गैस में, ये वाला जो पार्ट है वो अवस्था परिवर्तन हेतु इसका इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मागतिकी के नियम बताइए। इसके दो नियम है भाई। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के दो नियम हैं। कौन कौन सा? पहला नियम क्या कहता है भाई? थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा प्रवाह की दिशा ज्ञात करना संभव नहीं है ना। ऊर्जा प्रवाह की दिशा ज्ञात करना संभव नहीं है, और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा प्रवाह की दिशा ज्ञात करना संभव नहीं है। और दूसरा नियम क्या कहता है भाई? इस नियम के अनुसार ऊर्जा प्रवाह या ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो ये दो नियम है ऊष्मागतिकी के, पूछे जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से रूल है? तो दो है भाई, है ना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ठीक है। तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध क्या है? रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। यहां से भी सवाल बन सकता है भाई। प्रतिरोध के बारे में पूछा जा सकता है, ओम के नियम के बारे में पूछा जा सकता है। ये सारी बातें जो है आपसे 2 नंबर में पूछी जा सकती है। तो देखिए, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो प्रवाहित धारा का विरोध करता है, ठीक है ना। प्रतिरोध बेसिकली एक गुण है किसका? चालक का। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो प्रवाहित धारा का विरोध करता है, ठीक है ना। देखिए, हमने यहां पर हाईलाइट भी कर दिए चीजें। प्रतिरोध एक गुण है किसका? चालक का, जो प्रवाहित धारा यानी आई का विरोध करता है ना। आई का, धारा को आई से डिनोट करते हैं, तो आई का विरोध करता है, तथा यह विरोध धारा के मार्ग में आने वाले आवेशों व मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? धारा के प्रवाह में जो अन्य आवेश और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण बाधा उत्पन्न होती है। अब ओम के नियमानुसार यदि मुझे आर तक पहुंचना हो तो सबसे पहले ओम के नियम को देखें आप। ओम का नियम आपको पता है, वोल्टेज समानुपाती आई, ये बताऊंगा अभी आपको पूरा, आगे नियम आएगा, ठीक है ना। जब आप इसको सरल करेंगे तो V बराबर आर आई, जो आर है वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो यदि मैं
फिर R को करूं तो ये आपका V अपॉन I आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इनडायरेक्टली जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। इसका मतलब ये होगा कि धारा और I का संबंध विपरीत संबंध है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन जो उत्तर है वो भी कह रहा है कि चालक का वह गुण जो प्रवाही धारा का विरोध करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख, ओम का नियम। अब देखिए वो जो 20 समानुपाती I जो आया था वो कहां से आया, अब देख लीजिए ओम का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके दोनों सिरों में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी 20 समानुपाती I। ठीक है, यही है, तो ये ओम का नियम है। ठीक है ना, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, ये ओम का नियम है भाई। ठीक है ना, यदि प्रवाहित धारा I है वह उत्पन्न विभवांतर V हो तो ओम के नियमानुसार ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन को आप थोड़ा खोलेंगे तो इस तरह हो जाएगी। ठीक है ना, और यही हमने प्रतिरोध में भी देखा, वही ओम के नियम में लिखना आ सकता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ओम्स लॉ जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिरोध भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से ही पूछा जा सकता है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के प्रकार बताइए। विद्युत धारा के 2 प्रकार है भाई, आप सभी को पता है। एक तो आपका है दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, और एक है आपका प्रत्यावर्ती धारा ऑल्टरनेट करंट। ठीक है, डीसी और एसी है ना, हमें शुरुआत से ही पता चल जाता है डीसी और एसी के बारे में, तो आज के बच्चे तो और एडवांस हैं। ठीक है, तो अब डीसी और एसी धारा है, इनमें अंतर देखिए। वह धारा जो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है तथा इसका परिमाण व दिशा निश्चित होते हैं। ठीक है, दिष्ट धारा कहलाती है, एक निश्चित दिशा में। ये आपको डायग्राम भी साथ में बनाना है समय और धारा के बीच में। ठीक है ना, एक प्लॉट है, इसको आपको बना के आना है। तो इस वजह से, और विद्युत रासायनिक सेलों में दिष्ट धारा ही होती है। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक सेलों में दिष्ट धारा होती है, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, तो दिष्ट धारा एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है तथा इसका परिमाण व दिशा निश्चित होते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा निश्चित नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इस तरह गति करती है, ऐसे। ठीक है ना, बदलती रहती है, तब परिमाण निरंतर परिवर्तित होता रहता है। परिमाण निरंतर परिवर्तित होता रहता है किसमें? ऑल्टरनेट करंट में। हमारे घरों में जो घरेलू बिजली कनेक्शन है उसमें ऑल्टरनेट करंट ही है, एसी धारा है। ठीक है, याद रखना है। दोनों में आपको ये जो प्लॉट है ये जरूर बना के आना है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है, एसी और डीसी में अंतर। या ऐसा भी आ सकता है कि विद्युत धारा के प्रकार समझाइए, तो आपको बताना है कि 2 प्रकार होते हैं, एक डीसी और एक एसी, है ना, दिष्ट धारा और ऑल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डोमेन का नियम। देखो भाई, लोह चुंबकीय पदार्थों से संबंधित है ये, है ना। डोमेन का नियम लोह चुंबकीय पदार्थों से संबंधित है। सामान्यतः आप देखेंगे कि कोबाल्ट, निकिल और लोहा, ये 3 लोह चुंबकीय पदार्थों के सबसे उत्तम उदाहरण माने जाते हैं। कोबाल्ट, निकिल और लोहा तीनों ही क्या है? सबसे उत्तम उदाहरण माने जाते हैं। किसके भाई? लोह चुंबकीय पदार्थों के। लोह चुंबकीय वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकत्व की दिशा में बहुत ज्यादा चुंबकित होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जो लोह चुंबकीय पदार्थों में प्रत्येक परमाणु चुंबक की तरह व्यवहार करता है। प्रत्येक परमाणु कैसा व्यवहार करता है? चुंबक की तरह। ठीक है, चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इन पदार्थों में से परमाणु असंख्य समूह बना लेते हैं। परमाणु क्या करते हैं? असंख्य समूह बना लेते हैं, और इन असंख्य समूहों को ही डोमेन की संज्ञा दी जाती है। डोमेन की संज्ञा, ठीक है ना, डोमेन की संज्ञा दी जाती है, और इसे ही डोमेन का नियम कहते हैं। ठीक है ना भाई, इसे ही डोमेन का नियम कहते हैं। अब देखिए, एक डोमेन में लगभग 10⁻18 से लेकर 10⁻21 तक परमाणु हो सकते हैं। आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में एक डोमेन में परमाणु होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थों में। तो ओवरऑल इसी को ही हम डोमेन का नियम कहते हैं। ठीक है ना, इसी को ही डोमेन का नियम कहते हैं। डोमेन का नियम कहते हैं। ठीक है,
तो कोबाल्ट, निकल और जो आयरन है वो लोह चुंबकीय पदार्थों के उत्तम उदाहरण है, याद रखना भाई। ठीक है, अगला देखिए, दंड चुंबक एवं विद्युत चुंबक में अंतर। दंड चुंबक जो होती है वो, इसको छड़ चुंबक भी बोलते हैं, दंड चुंबक को छड़ चुंबक भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्थायी चुंबक होती है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है स्थायी चुंबक। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो अस्थायी चुंबक होती है। कैसी होती है? अस्थायी चुंबक। अस्थायी का मतलब होता है कि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित रहती है तब तो ये क्या करती है, चुंबक बन जाती है, और जैसे ही आप ऑफ कर देंगे विद्युत धारा तो ये इसमें जो है चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो इस वजह से इन दोनों में देखिए, आपकी दंड चुंबक को हम कहते हैं स्थायी चुंबक। ठीक है ना, दीर्घकालिक समय तक इसका चुंबकत्व बना रहता है क्योंकि ये स्थायी चुंबक है, और छड़ चुंबक इसका उत्तम उदाहरण है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है, बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उन सब में लगी रहती है। ठीक है, जब तक धारा प्रवाह बना रहेगा, है ना, ये चुंबक बने रहेंगे। धारा के बंद होते ही चुंबक तो नष्ट हो जाता है, इसलिए ये अस्थायी चुंबक होते हैं। ठीक है ना, विद्युत चुंबक जो है एक अस्थायी चुंबक है। याद रहेगा आपको दंड चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका डायग्राम है विद्युत चुंबक का भाई। ठीक है, स्थायी व अस्थायी चुंबक में अंतर, यह भी पूछा जा सकता है। स्थायी व अस्थायी, है ना, जो आपकी दंड चुंबक थी या छड़ चुंबक थी वो स्थायी चुंबक थी जिसमें लंबे समय तक चुंबकत्व बना रहता है, और अस्थायी चुंबक विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होती है जिसमें चुंबकत्व तभी तक बना रहेगा जब तक कि उसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है भाई। स्थायी चुंबक देखिए, ऐसे चुंबक जिनका चुंबकत्व स्थायी होता है तथा जिसे नष्ट करना कठिन होता है, वह चुंबक तो तुलनात्मक रूप से दीर्घ काल तक बना रहता है, लंबे समय तक रहता है। उदाहरण है छड़ चुंबक या दंड चुंबक। क्या उदाहरण है भाई? दंड चुंबक। ठीक है। अस्थायी चुंबक देखिए, ऐसे चुंबक जिनका चुंबक तो स्थायी नहीं होता तथा विद्युत धारा प्रवाह होते ही ये चुंबक बन जाते हैं, विद्युत धारा प्रवाह बंद होते ही चुंबक तो नष्ट हो जाता है या खो देते हैं। इसका उदाहरण है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जितने भी हमारे विद्युत उपकरण है उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। चलिए, सुनने की संवेदना से आप क्या समझते हो? ये ध्वनि वाले जो उससे आया होगा भाई, सुनने की संवेदना। देखिए, सुनने की संवेदना का अर्थ ये होता है कि दो ध्वनियों में आप अंतर करते हैं ना, उसको सुनने की संवेदना कहते हैं। यदि सुनने की संवेदना नहीं होगी तो दो ध्वनियों में आप अंतर नहीं कर पाएंगे, और दो ध्वनियों में अंतर करने के लिए एक शर्त है, वो ये है, दो ध्वनियों के मध्य 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। 0.1 कितना अंतर होना चाहिए? अब जैसे मैं बोल रहा हूं, यदि मेरी वॉइस में दो बातों में यदि इतना अंतर नहीं होगा ना, कम से कम, अभी तो बहुत ज्यादा ही अंतर है, इतना अंतर नहीं होगा तो आप समझ भी नहीं सकेंगे। ठीक है। तो मिनिमम दो बातों को समझने के लिए, उनमें अंतर करने के लिए आपको इतना अंतर चाहिए। ठीक है ना, 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। तो अब देखिए, दो ध्वनियों के मध्य का वह न्यूनतम समय, दो ध्वनियों के मध्य का वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके कारण दोनों ध्वनियों को अलग अलग सुना जा सकता है, ध्वनि की संवेदना कहलाती है। ठीक है ना, हम दोनों ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि की संवेदना की वजह से संभव होता है। ठीक है। और ध्वनि की संवेदना बनाए रखने के लिए दोनों ध्वनियों के मध्य 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना जरूरी है। ठीक है। तो यही सुनने की संवेदना है भाई। अब देखिए, ध्वनि के लक्षणों को रेखांकित कीजिए। ध्वनि के 4 लक्षण होते हैं भाई, इसको रट लेना भैया, हो सकता है पूछे आपसे। ठीक है, इस बार के मेंस में पूछा जा सकता है कि 4 लक्षण कौन से होते हैं ध्वनि के। सबसे पहला तीव्रता। पहला जो लक्षण है वो तीव्रता है। ध्वनि में कौन सा लक्षण होता है भाई? तीव्रता। इसी की वजह से ध्वनि तीव्र और मंद होती है। तीव्र और मंद ध्वनि का ज्ञान आपको किस वजह से होगा? तीव्रता की वजह से। दूसरा गुण कौन सा है? तारत्व। इसकी वजह से पतली और मोटी ध्वनि का पता चलता है ना। महिलाओं की ध्वनि पतली होती है, इसकी वजह क्या है? उनमें तारत्व ज्यादा होता है ना। पुरुषों की मोटी आवाज होती है ना। उसका कारण क्या है? कि उनमें तारत्व ज्यादा कम होता है। इसी तरीके से शेर की दहाड़ में
तारत्व कम होता है, जबकि मच्छर की ध्वनि में तारत्व ज्यादा होता है। कितना परेशान कर देता है मच्छर आपके कान के आसपास घूमे, तो उसका कारण यही है। तो ये दूसरा लक्षण है, ठीक है ना। राजेंद्र नमस्कार भाई, नमस्कार, ठीक है ना। तो ध्वनि के 4 लक्षण है, पहला है तीव्रता, दूसरा है तारत्व, तीसरा है गुणता यानी गुणवत्ता, है ना। गुणता का अर्थ गुणवत्ता से ही है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि का ज्ञान, ये जो क्वालिटी होती है, कोई बोल रहा है, तुम कहते हो उसे देखे बिना कि ये आ गया, है ना, पहचान लेते हो ना। फोन पे आपसे कोई मजाक करता है, लेकिन ज्यादातर समय आप पहचान लेते हैं कि कौन बोल रहा है। किस वजह से? ध्वनि की गुणता की वजह से। आपको उसकी क्वालिटी पता है ना, कैसी आवाज है उस व्यक्ति की। और चौथा गुण है प्रबलता। प्रबलता, कान तक ध्वनि का प्रति सेकंड पहुंचना, है ना, प्रबलता से संबंधित है। तो ये 4 जो गुण हैं, जो 4 लक्षण है, ये होते हैं ध्वनि के। एक तो तीव्रता हो गया, एक आपका तारत्व हो गया, एक गुणता हो गया, और एक आपका हो गया प्रबलता। याद रहेंगे क्या? रेखांकित करने वाली बात आए तो सिर्फ नाम लिख के आना है, डैश करके ये भी लिख के आना, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर कीजिए। देखो, इस दुनिया में 2 तरह की तरंगें पाई जाती है, एक तो यांत्रिक और एक अयांत्रिक, ठीक है ना। यांत्रिक तरंगें वो है जिनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये ध्वनि तरंगें हैं, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। यदि आपके और मेरे बीच में वायु नहीं हो, वायुमंडल नहीं हो, तो मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगें ट्रेवल ही नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो वो यांत्रिक तरंगें होती है जिनको बहने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरी प्रकार की तरंगें होती है भाई अयांत्रिक, है ना, नॉन मैकेनिकल। उन तरंगों को बहने के लिए, गमन करने के लिए, प्रवाहित होने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सूर्य से जो किरणें आती है धरती पर, आपके वायुमंडल से बाहर तो निर्वात ही निर्वात है, तो वहां तो कोई वायुमंडल नहीं है, तो फिर वो कैसे पहुंचती है? क्यों? क्योंकि उनको माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, वो बिना माध्यम के आ सकती है धरती पे। तो हमें याद रखना है कि तरंगें 2 प्रकार की है, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगें वो है जिनको माध्यम चाहिए, अयांत्रिक तरंगें वो है जिनको माध्यम नहीं चाहिए। अयांत्रिक तरंगों का उदाहरण है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें। याद रहेगा क्या? अब ये जो दोनों तरंगें, ये यांत्रिक है भाई। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा था? ये दोनों तरंगें, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें जो है, ये दोनों ही यांत्रिक प्रकार की है और इनको माध्यम चाहिए। इनको प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए भाई? माध्यम। अब देखिए इनमें अंतर देखते हैं, समझ में आ गया ना। देखिए, ऐसी तरंगें जिनमें गति होने पर माध्यम के कण उनके लंबवत गमन करते हैं। ऐसी तरंगें जिनमें गति होने पर जिस माध्यम में वो बहती है, उस माध्यम के कण उनके लंबवत, है ना, देखिए लंबवत, ठीक है, लंबवत गमन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है। बहुत छोटे छोटे अंतर है। ये जो डायग्राम यहाँ दिए गए हैं, है ना, ये आपके लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं, आपको याद रखना है और जरूर बना के आना है। इसमें कमजोरी बर्दाश्त हो सकती है, इसमें नहीं होगी भाई, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है इवेलुएटर को सिर्फ ये सही बना हुआ देखकर भी आपको नंबर मिल सकते हैं, तो ये जरूर बनाने हैं। जो साइंस के प्रोफेसर होते हैं उनको परफेक्शन की बड़ी नीड होती है, या टर्मिनोलॉजी जो है बड़ा चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी तरंगें जिनमें गति होने पर माध्यम के कण उनके लंबवत गमन करते हैं, वो क्या कहलाती है भाई? अनुप्रस्थ तरंगें। समझ में आ गया? सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहिए कि यांत्रिक तरंगें हैं। क्या बताना चाहिए? कि ये यांत्रिक तरंगें हैं, यांत्रिक, जिनको माध्यम चाहिए, ये भी यांत्रिक है, ठीक है ना। और दोनों ही यांत्रिक का तो अंतर क्या है भाई? अंतर यह है कि एक लंबवत गमन करते हैं और एक उसी दिशा में गमन करते हैं। अब देखिए, जैसे ये माध्यम है, इससे कोई तरंग जा रही है, तो इस माध्यम के जो कण है ना, वो ऐसे गति करेंगे, ठीक है। और जो अनुदैर्ध्य है उसमें मान लीजिए ऐसे कोई तरंग जा रही है, तो इस माध्यम के कण उसके साथ ही गमन करेंगे, उसी दिशा में जिस दिशा में तरंग जा रही है। तो ये अंतर है, ठीक है ना। अनुप्रस्थ जो है कैसी है भाई? लंबवत गमन होते हैं, लंबवत कंपन होता है। आप गमन की जगह कंपन शब्द ज्यादा सुटेबल रहेगा मेरे हिसाब से। कंपन होता है एक्चुअली इनमें, ठीक है ना। और यहां क्या होता है? तरंग की दिशा में ही गमन करते हैं। दोनों जगह डायग्राम बनाया गया है, आप ध्यान रखिएगा। अनूप सिंह नमस्कार भाई, नमस्कार, थैंक यू।
ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहां पर मैंने दोनों जगह एक एक एग्जांपल दिया है आपको। अनुप्रस्थ तरंगों का एक ठोस माध्यम में दरों के ऊपरी भाग में, जो ठोस माध्यम है जितने भी, सब में ये बहती है, ठीक है ना। इसके अलावा लिक्विड में केवल ऊपर ऊपर, ठीक है ना, लिक्विड के ऊपरी सतह पर ही, आंतरिक में नहीं। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये सभी माध्यमों में गति कर सकती है, ठोस, द्रव और गैस, ये भी याद रखना भाई। अनुदैर्ध्य तरंगे जो है ठोस में गमन कर सकती है, द्रव में गमन कर सकती है और आपके गैस में भी गमन कर सकती है, लेकिन ये केवल ठोस में और द्रव की केवल ऊपरी सतह पे, गैस में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में डिफरेंस कर लोगे तैयार। ये डायग्राम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। बहुत परिशुद्धता से बनाए गए हैं डायग्राम, ठीक है। ऐसे कैसे आप बना के आ सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। नाभिक के विखंडन व नाभिक के संलयन में अंतर, ये आ चुका है भाई, एक बार ये आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा नहीं पूछा जाएगा। पिछली बार ये 2 नंबर में पूछा गया, तो हो सकता है इस बार 5 नंबर में पूछ ले, तो इसलिए 2 नंबर वाले में मैटर हमने 5 नंबर का ही दे दिया है। ये आपको चाहिए कि आप कौन सा जो है करना चाहते हो। देखिए, नाभिक के विखंडन में क्या होता है भाई, इसमें एक भारी नाभिक 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है ना। भारी नाभिक 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है और इसमें 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो संलयन है और ये विखंडन है। इसमें टूटना लिखा है और इसमें जुड़ना लिखा है, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है भाई, यहां होता है 2 जो है, एक भारी नाभिक 2 छोटे नाभिकों में टूटता है, ये नाभिक के विखंडन कहलाता है। और जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना दें तो ये क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है संलयन, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, ये फ्यूजन है, ठीक है। ये क्या है, फ्यूजन, और ये क्या है, फिशन, ठीक है। अब जब इसकी अभिक्रिया होती है तो इसमें तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है, तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में। वैसे तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है, क्योंकि परमाणु बम इसी सिद्धांत से बनता है, बहुत ज्यादा मात्रा। लेकिन जब इसकी तुलना संलयन से होती है ना, जब इसकी तुलना संलयन से होती है तो ये कुछ भी नहीं है, ये ऊर्जा। इसलिए कहा गया है कि उसकी तुलना में बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे नियंत्रित किया जा सकता है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करना संभव है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो क्या, नियंत्रण का कोई एग्जाम्पल? चलिए मैं ही बता देता हूं। परमाणु भट्टी है ना, जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं उसमें यही अभिक्रिया चलती है और नियंत्रण में रख के ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में रावत भाटा में यह नियंत्रित प्रकार की नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया चलती है, जहां से ऊर्जा उत्पादन होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि यह अनियंत्रित हो जाए तो परमाणु बम बनता है, उससे क्या बनता है भाई, परमाणु बम, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब अपन आते हैं इधर। इसमें अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा, जब नाभिकीय विखंडन से तुलना होगी तब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा। जितने भी आपके तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है, उसमें भी नाभिकीय संलयन से ही जो है ऊर्जा मिलती है। वहां अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और वर्तमान में नियंत्रित करना संभव नहीं, अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं बनी है जो नाभिकीय संलयन को नियंत्रित कर सके। हालांकि भारत सहित बहुत सारे देशों ने संयुक्त रूप से एक परियोजना चला रखी है जिसमें टोकामेक नाम का एक उपकरण बनाया गया था, लेकिन ये अभिक्रिया उतनी ज्यादा कामयाब अभी हुई नहीं है। टोकामेक उपकरण जो है पिघल जाता है, इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है कि जिस रिएक्टर में उसे कराना होता है वो पिघल जाता है। तो हो सकता है भविष्य में इसे करना संभव हो। हाँ भी, क्लास को शेयर करते रहे सभी बच्चे, ठीक है। तो ये समझ में आ गई क्या, हाइड्रोजन बम जो है इसी पे आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। और इसके उत्तम उदाहरण है आपके सूर्य व तारे, सूर्य व अन्य तारे, सब में ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई, नाभिकीय संलयन। याद रखना है आपको, इसका अंतर फिर से पूछा जा सकता है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिछली बार था, ठीक है। हो सकता है 5 नंबर में पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा विज्ञान में भौतिकी के प्रयोग बताइए, 5 नंबर में पूछा जा सकता है चिकित्सा विज्ञान में भौतिकी के प्रयोग। यहां पर तो एक बात लिखी है,
हरेश, चीन ने आर्टिफिशियल सूर्य बनाया था, सफल रहा। हाँ, ये सारा प्रोटोटाइप है ना, अभी चल रहा है, बिल्कुल। लेकिन एक दिन मुझे लगता है जो नाभिकीय संलयन है वो संभव होगा नियंत्रण करना। वैज्ञानिक जो है लगातार उसमें लगे हुए रहते हैं, और साइंस में कुछ भी अंतिम नहीं है, तो हो सकता है आर्टिफिशियल सूर्य भी बने, ठीक है ना। अभी तक उतनी कामयाबी नहीं मिली है, बहुत हल्का हल्का जो है सफलता मिली है, ठीक है हरीश। देखिए, चिकित्सा विज्ञान में भौतिकी के प्रयोग, यहां पर चिकित्सा विज्ञान मैंने दे दिया, हो सकता है यहां प्रौद्योगिकी लिखा हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ ऊर्जा लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो सकता है, आप घबराना मत बस। लेकिन चिकित्सा वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ दिया है। तो भौतिकी का चिकित्सा क्षेत्र में देखिए क्या अनुप्रयोग हो सकता है। पहला है विकिरण चिकित्सा विज्ञान में, रेडिएशन थेरेपी में, कैंसर के इलाज में जो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है कंप्लीटली भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है भी कोबाल्ट 60, ठीक है ना। और कोबाल्ट 60 का उत्पादन सबसे ज्यादा आपके रावत भाटा में होता है। संजीव, गुड इवनिंग भाई। रावत भाटा में होता है, इसको कोबाल्ट सोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोबाल्ट सोर्स। दुनिया के बहुत सारे देश भारत से कोबाल्ट सोर्स मंगवाते हैं रेडिएशन थेरेपी के लिए, और जो उपकरण होते हैं उनको जीवाणु रहित या सूक्ष्म जीव रहित करने के लिए, यानी सैनिटाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोबाल्ट से भाई गामा रेडिएशन निकलती है। कौन सी किरणें निकलती है भाई? गामा रेडिएशन। स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, कितने बच्चे जानते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में? 1 मिनट के लिए देख लेते हैं स्पेक्ट्रम। देखिए, स्पेक्ट्रम को जब भी आप पढ़ते हो तो सबसे पहले विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, विजिबल दृश्य। क्यों? क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हैं या आप स्क्रीन, मैं आपको इधर देख पा रहा हूं, आपके कमेंट, ये सारे दृश्य इसके कारण है, विजिबल स्पेक्ट्रम की वजह से। विजिबल स्पेक्ट्रम से हम इस तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा IR, इंफ्रारेड, जिसे अवरक्त तरंगे कहते हैं। उसके बाद यहां आ जाएगा माइक्रोवेव, उसके बाद यहां आ जाएगा रेडियो वेव, ठीक है। और इस तरफ चलोगे तो यहां आती है UV। देखिए, यूवी से बचना जरूरी है कि नहीं? पराबैंगनी किरणें ओजोन बचाती है ना। ओजोन भी भाई 2 प्रकार की होती है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। यदि ओजोन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में एज ए पोल्यूटेंट उपस्थित हो तो वो बैड ओजोन है, बहुत खतरनाक प्रभाव है उसके। और यदि वो समताप मंडल में ओजोन लेयर में हो तो वो गुड ओजोन है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखकर पृथ्वी पर हमें बचाती है। नहीं तो हम सबको कैंसर हो सकता है, स्किन से संबंधित रोग हो सकते हैं, और म्यूटेशन भी हो सकता है। तो अब देखिए, यूवी खतरनाक, इस तरफ जाएंगे तो खतरनाक रेडिएशंस आएंगी स्पेक्ट्रम में। इस तरफ ठीक है। ये रेडियो वेव देखिए यहां है सबसे लास्ट में, जो आपके मोबाइल में यूज होती है ना, जो आपके इंटरनेट में यूज होती है, ठीक है, जो आपके टेलीविजन और दूसरे संचार में प्रयुक्त की जाती है। इससे इधर जाएंगे तो एक्सरे। अब देखिए, आप सोचकर देखिए, जो एक्सरे आप करवाते हो वो कितना खतरनाक है। इसलिए रोज रोज एक्सरे नहीं होना चाहिए, सालों में कोई एक आध बार नंबर आ जाए बहुत है। इसीलिए जो रेडियोलॉजी के जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनको बेचारों को दिक्कत ही रहती है, ठीक है। आजकल तो फिर भी सुविधा हो गई थोड़ी, वो बच जाते हैं रेडिएशन से। पहले तो उसी रूम में रहते थे जिस रूम में एक्सरे मशीन चलती है, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो इधर आएगी गामा, और फिर आएगी आपकी कॉस्मिक। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम है। इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, आवृत्ति और वेवलेंथ के आधार पर अरेंज किया हुआ। आप इस तरफ जाएंगे इधर तो आवृत्ति बढ़ती है, और आवृत्ति का बढ़ने का मतलब है ऊर्जा बढ़ रही है। आवृत्ति बढ़ने का मतलब क्या है? ऊर्जा बढ़ रही है। और आप इस तरफ आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है भाई? वेवलेंथ, ठीक है ना। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब ऊर्जा कम हो रही है, और वेवलेंथ ज्यादा जो है ज्यादा होगी तो क्या होगा? वेवलेंथ ज्यादा होगी तो आपकी ऊर्जा कम होगी, ठीक है ना। इनका विपरीत संबंध है, समझ गए। अब इनमें से आप देखिए, ये वाला जो एरिया है ये संचार स्पेक्ट्रम है। आप देखिए, रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल भी स्टार्ट हो गया है सैटेलाइट वगैरह में, ठीक है। और माइक्रोवेव ओवन में इसका इस्तेमाल घर में करते ही हैं आप। IR का इस्तेमाल आपके रिमोट में होता है। यूवी विजिबल, अब जो विजिबल में अपन रहते ही हैं,
है ना। लेकिन इसमें यहां बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती, फिर इसमें थोड़ी ज्यादा होती है, फिर इसमें थोड़ी ज्यादा होती है, और इसमें संचार की बात करेंगे तो इन चारों में सबसे ज्यादा यहां होगी। बल्ब के पास थोड़ी देर बैठोगे तो गर्मी नहीं लगती क्या आपको, वही वाली बात है। तो समझ में आ गया ना, ये स्पेक्ट्रम है भाई, याद रखिएगा। अब हम कहां थे, हम थे गामा, तो समझ गए गामा में कितनी ऊर्जा है। देखिए यहां बैठा है गामा, कितनी ज्यादा ऊर्जा है इसमें। रेडियोथेरेपी कराना कोई सामान्य बात नहीं है, विकिरण थेरेपी, लेकिन कैंसर के रोगियों को यह करवाना पड़ता है भाई, ठीक है। चलिए वापस आइए। तो चिकित्सा विज्ञान में भौतिकी के प्रयोग में पहला है विकिरण चिकित्सा। विकिरण चिकित्सा में भी कोबाल्ट सोर्स का इस्तेमाल होता है, जिसे हम कहते हैं कोबाल्ट 60, ठीक है। इससे गामा रेडिएशन निकलती है, जिसका इस्तेमाल कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए होता है। याद रहेगा क्या, बताइए भाई जल्दी। चलिए दूसरा देखते हैं, चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग तकनीक, ये भी भौतिकी के नियमों पे आधारित है। आपकी एमआरआई, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, सारी की सारी तकनीक जो है ना, यानी एक्सरे भी, ये सारी चिकित्सा विज्ञान की इमेजिंग तकनीक है, ये भी भौतिकी के नियमों का पालन करती है। तीसरा है रोबोटिक सर्जरी में, आजकल रोबोटिक आर्म बन गए हैं भाई, हाथ, रोबोटिक हाथ, एक्सोस्केलेटन बोला जाता है उसे। किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डॉक्टर के हाथ पर भी रोबोटिक वाला वो लग जाता है, तो सर्जरी करते हैं। आजकल साइबर नाइफ नाम का एक रोबोट आ गया है भाई। रोबोट क्या है, एक मतलब एक ऐसी आर्म है जो ऊपर से लगी रहती है, रोबोट की तरह ऑपरेशन कर देती है, सर्जरी करती है, और इसमें परिशुद्धता होती है ना। नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई सर्जरी करनी हो, कैंसर से संबंधित कोई सर्जरी करनी हो, उन सब में साइबर नाइफ विधि का उपयोग होता है, वो भी फिजिक्स के नियमों पे आधारित है। तो आपको याद रखना, इसीलिए मैंने चिकित्सा को सिलेक्ट किया, क्योंकि हो सकता है ये भाग आपसे पूछा जाए, ठीक है ना। दैनिक जीवन में चिकित्सा में भौतिकी के अनुप्रयोग लिखिए 5 नंबर में, तो ये याद रखना भाई, ठीक है। एंडोस्कोपी, अभी मैंने बताया शरीर के आंतरिक भागों की इमेजिंग करने के लिए एंडोस्कोपी, मुंह के अंदर से ऐसे डाला जाता है कैमरा, एंडोस्कोपी कहलाती है। पेट के अंदर और ये आपकी जो ग्रास नली वगैरह सब की इमेजिंग आ जाती है ना, विंड पाइप वगैरह। इसके अलावा रक्त दाब मापने के लिए स्फेग्मोमोनोमीटर भी फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। तापमापी आपकी थर्मामीटर तापमान ज्ञात करता है, भौतिकी के नियमों पे आधारित है। इसके अलावा लेजर जितनी भी लेजर से सर्जरी होती है, चाहे वो आंख की हो या डेंटल की हो, सारी की सारी भौतिकी के नियमों पे आधारित है। याद रखिएगा बच्चों, पूछा जा सकता है चिकित्सा विज्ञान में भौतिकी के अनुप्रयोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। आज कोई पूछे आज से कि संचार स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, ये होता है, बता के आ जाना भैया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसका मान दुनिया के कहीं भी चले जाइए समान रहेगा। एक्चुअली ग्रेविटेशन क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल, वो पिंड कुछ भी हो सकती है, दो वस्तुएं हो सकती है, दो जो है आपके खगोलीय पिंड हो सकते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या है, आपका ग्रेविटेशन। उसी ग्रेविटेशन को यदि पृथ्वी के संदर्भ में स्टडी करनी हो तो उसे कहते हैं ग्रेविटी। और पृथ्वी पर ऊपर से कोई चीज गिरे तो पृथ्वी के नजदीक आते आते उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है, उसका त्वरण इतना बढ़ जाता है, फिर हम उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। ये वो बल है जो पृथ्वी जिसकी वजह से चीजों को अपनी ओर खींचती है, ठीक है ना। तो देखिए किसी बिंदु पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल ही गुरुत्वीय त्वरण है, अपनी तरफ खींचने के लिए। क्यों, क्योंकि बेसिकली ग्रेविटेशन तो आकर्षण वाला बल है, जबकि आप विद्युत बल देखेंगे तो उसमें आकर्षण भी है प्रतिकर्षण भी है, चुंबकीय बल देखेंगे आकर्षण भी है प्रतिकर्षण भी है, लेकिन ये जो ग्रेविटी होती है इसमें केवल आकर्षण बल पाया जाता है, याद रखना है आपने, ठीक है। इधर देखेंगे एकांक दूरी पर एकांक द्रव्यमान के दो बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। इसका मान दुनिया में भिन्न भिन्न होगा, हर जगह इसका मान पूरी दुनिया में समान होगा, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है ये एक सदिश राशि है, याद रखिएगा भाई, सदिश राशि है आपका गुरुत्वीय त्वरण जी, और अदिश राशि है आपका कैपिटल जी, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इनको डिनोट करने का भी देखो, इसको तो स्मॉल जी से करते हैं, इसको जो है कैपिटल जी से करते हैं, ये पूछ सकते हैं भाई, ठीक है ना। थोड़ा गंभीरता से लेना आप, है ना, तो पूछा जा सकता है। अब मात्रक इसका क्या है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड इसका मात्रक होता है। इधर क्या है, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम इसका मात्रक है,
इसका जो मान है ये 9 है भाई, ये 9 है, ठीक है। जी का मान कितना है भाई, ये स्मॉल जी है, ठीक है। जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहां पर क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, इसका मान जो है भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग होता है, इसका मान पूरी सभी जगह समान होता है। तो ये 5 नंबर के हिसाब से तैयार किया गया है। एक बार आप इस थ्योरी को थोड़ा सा स्कैन कर लेंगे गंभीरता से तो भी आपको याद हो जाएगी चीजें, ठीक है ना। तो ये आपका गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के में अंतर है, ठीक है। चलिए न्यूटन के गति के नियम बताइए। सबसे पहले देखे थे अनुप्रयोग, अब न्यूटन के गति के नियम को जल्दी जल्दी देखते हैं। 3 नियम दिए भाई न्यूटन ने। पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। इसका मतलब है कि जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहेगी, जो वस्तु विश्रामावस्था में वो विश्रामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। इसीलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ये पहला नियम था भाई। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल है कैच लेते हुए हाथ पीछे करना। संवेग बढ़ाते हो आप, है ना, उसका टाइम बढ़ाते हो तो चोट कम लगती है। आप ऐसे करोगे तो हाथ पे चोट भी लग जाएगी और कैच भी छूट जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तीसरा नियम है। इन सभी के मैंने आपको एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन में ही दे दिए थे, आप देख लेना, ठीक है। तो पूछा जा सकता है गति के नियम, क्योंकि एक बार ये केपलर के नियम पूछ चुका है। 2016 के आरएएस मेंस में केपलर के नियम पूछे थे, ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम पूछ चुका है भाई। तो हो सकता है इस बार न्यूटन के नियम पूछे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख केपलर के नियम आ गए भाई, फिर से हो सकता है पूछ लिए जाए इसलिए दे दिया है। तो केपलर ने 3 नियम दिए हैं भाई। पहला नियम कहता है इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ में गति करता है, ठीक है। पहला नियम तो यही है। इस तरह से मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, इसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ में जो ग्रह गति करते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये पथ होता है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है केपलर, देखो जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है ना, पहले तो आर्यभट्ट ने बताया थोड़ा बहुत, आर्यभट्ट के बाद केपलर ने बताया। दोनों की एक ही सोच थी। उन्होंने कहा कि बीच में सूर्य है, उसके चारों ओर ग्रह जो है गति करते हैं। और एक्चुअली जो ग्रहों की गति होती है या पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति होती है, ये ग्रेविटी जो है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटी, उसके आधार पर इनकी स्टडी होती है भाई, ठीक है। इवन हमारे चारों ओर एनवायरमेंट है, हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं, वातावरण बना है हमारे चारों ओर, सब ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो अब देखिए इस नियम के अनुसार आज की क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये भाई यहाँ का जो चैनल है हमारा, ये टेलीग्राम चैनल जो है फ्लिकी का, उस पे मिलेगी। कल वाली भी शेयर कर दी थी शायद, और ये भी मिल जाएगी। सारी पीडीएफ आएगी बच्चों, टेंशन मत लो, ठीक है साथियों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक बार दोहरा लेना यार, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि आधे 1 घंटे का ही समय लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम तो तैयारी कर चुके हैं ना। तैयारी करने के बाद का मामला है ये, ठीक है ना। थोड़ा सा तैयारी को अपलिफ्टमेंट देने के लिए, एनरिच करने के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं। तो पहला नियम क्या कहता है केपलर का, कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ में गति करता है। ये केपलर ने पहला नियम दिया। दूसरा क्या कहा, इस नियम के अनुसार ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। उनकी जो क्षेत्रीय चाल है कभी नहीं बदलती भाई, नियत रहती है। ये केपलर का दूसरा नियम। देखिए कितने छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। किसी को समझ में नहीं आए तो रट लो यार, नंबर लाने हमें, ठीक है। तो ध्यान रखना कि क्षेत्रीय चाल सदैव नियत रहती है। और यहां पर जो है आपका ये वाला संबंध है, देखिए इस नियम के अनुसार ग्रह के परिक्रमण काल, ये जो परिक्रमण काल है t, इसका वर्ग उसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये तीसरा नियम है केपलर का, ठीक है। देखिए आपको लिंक शेयर हो गया है भाई, हरेश आपको लिंक शेयर कर दिया गया है, तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उष्मा और तापमान के में अंतर बताइए। उष्मा और तापमान में अंतर,
दोनों ही चीजों को आज तक तो हम एक ही समझते रहे होंगे, उष्मा और तापमान, भाई क्या ही अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। देखना, उष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें शीतलता व गर्माहट का एहसास कराता है। उष्मा क्या है भाई? ऊर्जा का एक रूप है ना, जो हमें गर्माहट और शीतलता का एहसास कराता है, जबकि ताप उष्मा की माप होती है। ताप क्या है? उष्मा कितनी है उसकी माप है भाई, ठीक है, अंतर आ गया ना पहला। दूसरा देखिए, उष्मा प्रवाह बढ़ाने से पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है। यदि आप उष्मा का प्रवाह बढ़ाएंगे, मान लीजिए ये दो निकाय है, यहां से इधर भेजेंगे, यहाँ 10 है ऊर्जा और यहाँ 5 है, तो इधर भेजने लगेंगे, तो आप देखिए इसका तापमान बढ़ेगा। तो उष्मा प्रवाह बढ़ाने से पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है, जबकि उष्मा के प्रवाह को बढ़ाने से उत्पन्न प्रभाव का ज्ञान करता है कौन? तापमान, ठीक है ना। यहां पर तो तापमान बढ़ गया और यहां जो है उससे उत्पन्न प्रभाव का ज्ञान करता है। यह निकाय की कुल गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है कौन? ऊष्मा। यह निकाय की कुल गतिज ऊर्जा को कौन प्रदर्शित करता है भाई? ऊष्मा। जबकि निकाय की महत्तम ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, अधिकतम ऊर्जा को प्रदर्शित करता है कौन? तापमान। जितनी ऊर्जा होगी यहां माप के रूप में आ जाएगी भाई, तो वह अधिकतम ऊर्जा है। ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है, ये तो भाई सभी जानते हैं ना, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है, जबकि ताप प्रवाह की दिशा बताता है। ये जो ताप है ये प्रवाह की दिशा बताएगा, ठीक है। और आखिरी है कि इसे किलो कैलोरी या जूल में मापा जाता है, किलो कैलोरी या जूल में मापा जाता है, जबकि इसे केल्विन सेंटीग्रेड या फारेनहाइट में मापा जाता है। देखिए कितने अंतर है, 5 अंतर है। दिया भी इसलिए कि 5 नंबर में कहीं पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा, ऊष्मा और तापमान में अंतर, 1-2 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक सेल की कार्य प्रणाली समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेल, ठीक है ना। ये सीसा संचयक सेल के बारे में बात कर रहा है भाई। तो देखिए सीसा संचयक सेल क्या होता है कि द्वितीयक सेल विद्युत रासायनिक सेल होते हैं तथा इन्हें बार बार पुनः आवेशित करना संभव होता है, अतः इनमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। इसका एक उत्तम उदाहरण सीसा संचयक सेल है। सीसा संचयक सेल ही जो है क्या है बच्चों? आपका द्वितीयक सेल है। इसमें एनोड के रूप में लेड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना भाई। एनोड के रूप में लेड का इस्तेमाल, आप देखिए ये एनोड है, ये एनोड है, ये एनोड है, ये एनोड है, सब में आप देखिए जुड़ गया एनोड पे, ये रहा एनोड पे जुड़े हुए सब, आप देख लीजिए, ठीक है। लेड, ये याद रखना है बस आपको, लेड का इस्तेमाल होता है। इधर कैथोड के रूप में PbO2 का इस्तेमाल होता है, आप देख लीजिए कैथोड के रूप में। दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए आपका ये है ना, और ये आ गया, ठीक है ना। पहली बात तो ये याद रखनी है। और इन सब को H2SO4 के विलयन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? H2SO4, और इसी का ही खर्चा होता है भाई। इसीलिए सीसा संचयक सेल नुकसानदायक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब देखिए कार्य प्रणाली देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को तनु H2SO4 के विलयन में रखा जाता है, तो अभिक्रिया H2SO4, अभिक्रिया में H2SO4 खर्च होता है। यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है भाई, आप देख लेना, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया दोनों जो है दी गई है, ठीक है ना। फाइनली PbSO4 बनता है और जल बनता है, ठीक है। ये खर्चा बताता है H2SO4 का, है ना, ये बताता है कि खर्चा हो गया भाई H2SO4 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सेकेंडरी सेल की कार्य प्रणाली आपसे पूछी जा सकती है, और ये पूरी उम्मीद है कि ये आपसे लिखना पड़े आपको। यदि ये लिख के नहीं आएंगे तो फिर 5 में से एक आध नंबर ही आएगा, यदि ये लिख के आएंगे तो हो सकता है 5 में 3 या 3.5 मिल जाए, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल की कार्य प्रणाली संक्षिप्त में समझाइए। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है भाई। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी, ठीक है ना।
ये दोनों बातें इसमें। इसका मुख्य सिद्धांत रासायनिक अभिक्रियाओं में एनोड व कैथोड के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना। इसको दो भागों में बांटा जाता है, पहला है प्राथमिक सेल और दूसरा है आपका, प्राथमिक सेल का अच्छा उदाहरण आपका रेडियो का सेल है भाई, या आपकी घड़ियों में जो बटन सेल डलते हैं ना, वो इसका उदाहरण हो सकता है। और इधर तो शीशा संचयक सेल है जिसकी कार्यप्रणाली हमने अभी देखी। तो देखिए कार्यप्रणाली दोनों की कि ये जो है ना एक बार यूज होने के बाद फेंकने पड़ेंगे आपको, बार बार यूज नहीं हो सकते ये, लेकिन ये जो यदि डिस्चार्ज हो जाए तो हम इनको फिर से चार्ज कर सकते हैं। आजकल तो जैसे मान लीजिए ये है ना, इसके सेल को बार बार चार्ज किया जा सकता है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में। लेकिन आपकी दीवार घड़ी में या आपके हाथ की घड़ी में जो सेल है, बटन सेल है ना, या पेंसिल सेल है, वो एक ही बार यूज हो रहा है, तो वो प्राथमिक सेल है, ठीक है ना। तो अब देखिए इन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, यानी एक बार यूज होने के बाद हम उसे यूज दोबारा नहीं कर सकते, हमें उसे फेंकना है, डिस्कार्ड करना होगा, ठीक है। अर्थात एक ही बार संपन्न होती है, इन्हें प्रयोग में लाने के बाद फेंक दिया जाता है। उदाहरण के लिए बोल्टियर सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल जो रेडियो में इस्तेमाल होते हैं, या मरकरी सेल जो आपकी घड़ियों में बटन सेल है ना, वो मरकरी सेल ही होते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, ये प्राथमिक सेल है। और सेकेंडरी सेल में देखिए इन सेलों को बार बार उपयोग में लाना संभव होता है, उपयोग में लाना संभव होता है क्योंकि उन्हें पुनः आवेशित करना संभव है। अर्थात इसमें अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है ना, और जो दोनों दिशाओं में नहीं चलती उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसका उदाहरण यहाँ लिखा है शीशा संचयक सेल, जिसकी कार्य प्रणाली हमने थोड़ी देर पहले जो पहले का क्वेश्चन था उसमें देखी थी, ठीक है। अगला देखिए ठोसों का बैंड सिद्धांत। भाई ठोसों का जो बैंड सिद्धांत है ये 2016 के RAS मेंस में पूछा जा चुका है, लेकिन हो सकता है फिर से भी पूछा जाए, तो हम इसको तैयार कर लेते हैं। पिछली बार जो है 5 नंबर में पूछा गया था, हो सकता है इस बार 10 नंबर में पूछे, या 2 नंबर में भी इससे संबंधित कोई जानकारी पूछ ले, है ना, या संयोजी बैंड या चालक बैंड कौन से होते हैं वो भी पूछ ले। तो देखिए क्या होता है, ठोस अर्थात धातुओं की चालकता संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। कौन से इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। देखो कैसे, मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और चारों ओर इसके इलेक्ट्रॉन है। चारों ओर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका नाम है भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसका क्या नाम है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप इसको थोड़ी सी भी ऊर्जा दे देंगे ना, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि ऑलरेडी वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस पे उसका कंट्रोल कम होता है ना। जैसे हेडक्वार्टर पे यदि कोई लोग बैठते हैं उन पे ज्यादा अच्छा नियंत्रण करता है बॉस, और हेडक्वार्टर से बहुत दूर यदि कोई दूसरा ऑफिस है तो वहां नियंत्रण संभव नहीं है ना। तो बिल्कुल वैसी ही बात है, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो इसमें नियंत्रण कम होगा, ऑलरेडी वो कमजोर स्थिति में है। तब जाके यदि आपने ऊर्जा दे तो ये भाग जाता है, भाग जाएगा तो ये जो बहने लगेगा और बहेगा तो ऊर्जा आपकी जो है करंट उत्पन्न हो जाता है। यही बिजली है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का बहना ही बिजली है, यही करंट है, ठीक है ना। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसका मतलब जो धातुओं में चालकता है ना, धातु होती ही चालक इसलिए क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अधातुएं या दूसरा कोई जैसे लकड़ी है, लकड़ी इसलिए कुचालक है क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, ठीक है। इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है, ये आपको याद रखना है, पहली जानकारी। इसमें परमाणु इतने पास पास होते हैं कि ये अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में परमाणु होते हैं और वो अणु कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं। ये शब्द याद रखना है आपको, अणु कक्षक, ठीक है। ये अणु कक्षक कोषों में एक बैंड के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यहीं से नाम मिलेगा अभी, बैंड सिद्धांत नाम यहीं से आता है। बैंड के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इस व्यवस्था को ही ठोसों का बैंड सिद्धांत कहा जाता है। ये किसमें मिलता है भाई, ठोस में। सारी धातुएं ऑलमोस्ट ठोस है, कुछ धातुओं को छोड़ के, है ना, सारी ठोस ही तो है। तो ये जो है ठोसों का बैंड सिद्धांत इसलिए कहा जाता है। इसमें चालन व संयोजी बैंड में विभाजित किया जाता है। कौन से 2 प्रकार के बैंड होते हैं भाई यहाँ, एक तो होता है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, और दूसरा होता है आपका चालन बैंड, ठीक है। इन दोनों की वजह से ही ठोस जो है इवन इन दोनों की वजह से ही किसी पदार्थ को सुचालक कहते हैं, किसी को कुचालक कहते हैं, किसी को अर्धचालक कहते हैं। अभी देखिए कैसे करते हैं ये।
इतना तो समझ में आ गया ना ठोसों का बैंड सिद्धांत क्या है। जो अणु कक्षक बनते हैं वो बैंड के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसे ही ठोसों का बैंड सिद्धांत कहते हैं। और इसमें दो टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं, पहला है संयोजी बैंड वाला और दूसरा है आपका चालन बैंड वाला। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के हुए, पहला चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा चालक। समझ में आया क्या? आया होगा, है ना। देखिए चालक में इस तरह की कुछ व्यवस्था होती है, इसका नाम है संयोजी बैंड। ये क्या है? संयोजी बैंड। और ये है आपका चालन बैंड, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। जैसे ही मैंने इसको गर्मी दी, है ना, जैसे ही मैंने गर्मी दी, चूंकि ये एक दूसरे ओवरलैप्ड है, संयोजी बैंड और चालन बैंड चालकों में ओवरलैप्ड होते हैं, इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो जा सकते हैं, इसीलिए ये चालक है, इसीलिए ये सुचालक है, इसीलिए ये चालक है। याद रखना है क्योंकि संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करके रहते हैं, ठीक है ना। तो इस संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है इस भाई को खुद ही मिल जाते हैं, ऐसे चालन वाले को, ठीक है। देखो ऐसे ठोस जिनमें चालन बैंड व संयोजी बैंड अति व्यापित होते हैं चालक कहलाते हैं। उदाहरण है आपका चांदी, इसीलिए तो चांदी सबसे अच्छी चालक है। चांदी तो सबसे अच्छी कंडक्टर मानी जाती है भाई, विद्युत की या उष्मा की, है ना, चांदी, है ना। बताइए सही जा रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल। चालक, इसीलिए इन्हें चालक कहते हैं क्योंकि संयोजी बैंड और चालन बैंड जो है ओवरलैप्ड होते हैं। अब बात करते हैं कुचालक की। इसमें ऐसी व्यवस्था होती है, ये है आपका संयोजी बैंड और ये है चालन। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे ही नहीं। अंतराल देखो, ये जो अंतराल है इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं? ऊर्जा अंतराल। कितना ज्यादा है? अब जब इतना ऊर्जा अंतराल है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ नहीं जाएगा तो करंट आएगा ही नहीं, यानी वो चालक की तरह व्यवहार कर ही नहीं सकता। इसलिए ये कुचालक होते हैं, इन्हें अचालक भी कहते हैं। लिखा भी है इनमें चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, अतः कुचालक है जैसे लकड़ी। उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण जरूर लिखना भाई। आपको ना किसी भी कॉन्सेप्ट में बिना उदाहरण तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे उदाहरण पूछे या ना पूछे, ठीक है ना, जरूर लिख के आना है। तो ये समझ में आया क्या? आपको ये डायग्राम भी बना के आने हैं साथ में। यदि ठोसों का बैंड सिद्धांत आता है तो आपको ये चीजें करनी है। ये ओवरलैप्ड है इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं अपने आप, ठीक है। और ये चूंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा अंतराल है तो पहुंच नहीं पाते वहां पे, ठीक है। चलिए अर्धचालक कौन से होते हैं? ऐसे ठोस चालकता में कुचालकों व चालकों के मध्य स्थित होते हैं। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसका उदाहरण सिलिकॉन है। यानी अर्धचालक हम उन्हें कहते हैं जो इन दोनों के बीच का मामला होता है। इनमें यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन उछलकर यहां चले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, कई बार चालक की भूमिका निभाने लगते हैं, जैसा कि सिलिकॉन में होता है। मान लीजिए ये आपका संयोजी बैंड है, आपने इसमें टेम्परेचर दिया तो यहां पर एक आध इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा चालन बैंड में, तो ये जो है चालक की तरह व्यवहार करेंगे, इसीलिए इनको अर्धचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जो ताप बढ़ाने पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं अर्धचालक कहलाते हैं, अदरवाइज ये कुचालक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चालक कुचालक के बीच वाला कौन है भाई? अर्धचालक। रेखाराम थैंक यू, आपके एप्रिसिएशन के लिए थैंक यू भाई। रेखाराम लिख रहे हैं कि नाइस क्लास। भाई बहुत फायदेमंद है क्लास, तो बिल्कुल आप जो है कोई ज्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगेगा, आधा एक घंटे में ही आप जो है पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया ना? चलो अगला देखते हैं। एनएमआर के अनुप्रयोग 5 स्टार देना चाहूंगा इस क्वेश्चन को मैं। एनएमआर पिछली बार ही आपके कोर्स में, एमआरआई और एनएमआर पिछली बार ही आपके कोर्स में जुड़े हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में पिछली बार ही जुड़े हैं। पिछली बार इनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, तो हो सकता है इस बार इनसे पूछा जाए। आप एप्लीकेशन तैयार कर लेना, बस इनका एप्लीकेशन वाला पार्ट पे फोकस करना। यदि हमारी किस्मत खराब हुई तो हो सकता है प्रिंसिपल पूछ लें, लेकिन मुझे उम्मीद है आपने प्रिंसिपल तैयार कर लिया होगा और फ्लीकी के जो आपके नोट्स हैं उसमें तो दिया हुआ ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए एनएमआर के अनुप्रयोग अच्छे से याद कर लो भाई। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर का पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। 5 स्टार देना चाहता हूं, यदि मुझे देना पड़े इसको तो 5 स्टार, ठीक है। देखिए
ये क्या काम करता है अनुप्रयोग? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के मात्रात्मक गुणात्मक विश्लेषण हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? देखिए, इस तरह के जो उपकरण होते हैं ना, एमआरआई तो इमेजिंग तकनीक है। एमआरआई क्या है? इमेजिंग तकनीक है। ये एक प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब आप कहोगे ये क्या बता दिया? यदि आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द भी आपको बड़ा भारी लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये एक उपकरण होता है, आधुनिक उपकरण होता है, जिसके माध्यम से किसी चीज का क्वालिटेटिव यानी उसका गुणात्मक और क्वांटिटेटिव यानी उसका मात्रात्मक विश्लेषण किया जा सके। समझ में आ गई? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? क्वालिटी पता करना और क्वांटिटी पता करना। किसकी? पदार्थों की। क्वांटिटी यानी मात्रा, इसलिए क्वांटिटेटिव। क्वालिटी यानी जैसे मेरा नाम श्याम है, किसी और का नाम मान लीजिए रोशन है या कोई मनोज है, तो ये उनकी क्वालिटी है ना। इस चीज का कैसे पता लगाएं? यदि वो पदार्थों को जानना हो कि ये पदार्थ ये है, तो ये मशीनें बता दिया करती हैं भाई। इसलिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। किसका? कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों का। ठीक है, अगला देखते हैं। औषधि निर्माण उद्योग में, फार्मेसी में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है भाई। औषधि निर्माण में अलग अलग फॉर्मूले बनाए जाते हैं दवाइयों के लिए, वो सारा काम एनएमआर की सहायता से होता है भाई। ठीक है, और भी कई उपकरण इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एनएमआर भी होता है। आप लिख सकते हो कि इसका एप्लीकेशन बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, देखिए आगे। शहद व अन्य निर्यात योग्य खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने में। शहद व, अब देखो ये क्यों लिखा है यहाँ, पिछले दिनों भारत से जो शहद बाहर जाता है, चाहे बैद्यनाथ का हो, मैं तो नाम ले रहा हूँ ऑनलाइन कंपनियों का, या ये बाबा रामदेव वाली जो कंपनी है पतंजलि का हो, या किसी भी आयुर्वेद कंपनी का हो, सभी के सैंपल फेल हो गए। दूसरे देशों में जब चीजें जा रही थी तो सभी के सैंपल फेल हो गए। ये कैसे पता चला? ये पता चला एनएमआर से। जब उनकी जांच एनएमआर से हुई तो सारे के सारे जो है सैंपल फेल हो गए। इसलिए अब भारत सरकार ने रूल बना दिया है कि यदि भारत से शहद या इस तरह के अन्य खाद्य पदार्थ बाहर जाते हैं तो उनकी परिशुद्धता की जांच जो है एनएमआर से की जानी चाहिए। साथ में एनएमआर सर्टिफिकेट होगा, तब जाके इंटरनेशनल मार्केट में चीजें जाती है। ऐसे ही भारत में यदि बाहर से कोई चीज आ रही है वो भी इस चेक के साथ आती है। इसलिए एनएमआर देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो शहद वाला चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चित विषय था, इसलिए हमने इसको एप्लीकेशन में भी रख लिया है। यदि आप ये लिख के आएंगे तो आप सोचिए आपके जो है इवेलुएटर के उसमें कितनी जो है इंप्रेसिव बात होगी। ठीक है ना, अगला देखिए। वैज्ञानिक शोध व अनुसंधान, हर चीज में लिख सकते हो। ये तो किसी भी उपकरण के एप्लीकेशन पूछे, ये तो जनरलाइज चीज है, कहीं पर भी लिख सकते हो। वैज्ञानिक शोध व अनुसंधान में इसका यूज होता है भाई। ठीक है, अगला है फोरेंसिक विज्ञान में आग्नेयास्त्र व रसायनों के अध्ययन में। फोरेंसिक विज्ञान में मान लीजिए, देखो भाई, जैसे मान लीजिए किसी ने फायर किया, किसी व्यक्ति ने गोली चलाई और वो गोली चला के ये कहता है मैंने तो चलाई नहीं, तो कैसे पता लगाएं कि उसी ने चलाई? तो क्या होता है, गोली चलाने के जस्ट बाद आपके हाथ का जो ये हिस्सा होता है ना, इस पर एक विशेष प्रकार के पार्टिकल आ जाते हैं। क्या? जब बारूद जलता है ना, तो बारूद जलकर कुछ चीजें गैसेज वगैरह बाहर आती है, तो उसके साथ इतने माइन्यूट पार्टिकल यहाँ आ जाते हैं, हाथ पे यहाँ जम जाते हैं, या आपके बहुत नजदीक है तो आपके कपड़ों पे भी आ सकते हैं। उसकी स्टडी यदि इससे कर ली जाए तो पता चल जाएगा कि आपने ही जो है वो, और वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो सिर्फ फायर करने से ही आते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए। फोरेंसिक विज्ञान में आग्नेयास्त्र का मतलब होता है बैलिस्टिक, जिसमें हथियारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा रसायनों का, फोरेंसिक रसायन विज्ञान में भी इसका उपयोग होता है। हाँ यार, उम्मीद तो यही है कि जितना आपका फ्लिकी का कोर्स है वो साइंस वाला पूरा कर लो, उससे मुझे लगता है पूरा हो जाएगा, है ना। ऐसे तो देखो ईश्वर जाने, अपन तो कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन वो इतने सारे क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन छोटे कम होते हैं क्या? साइंस टेक में फ्लिकी ने आपको 1100 क्वेश्चन कराए हैं, और 1100 क्वेश्चन की रेंज बहुत ज़्यादा है, कोई एस्पेक्ट छोड़ा ही नहीं गया है। तो पूरी कोशिश थी भाई कि हर जो है पक्ष को छुआ जाए। तो कोई वादा तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको निराशा भी नहीं होगी, है ना। आप मेहनत करिए। ठीक है, अगला देखिए। छठा है पदार्थों में ठोस तरल अनुपात, हाइड्रोजन लिपो प्रोफाइल आदि को ज्ञात कर सकते हैं। ये सारे काम एनएमआर की सहायता से होते हैं। आप तो 5 याद रख लेना इनमें से कोई। ठीक है, सरल ही है, कोई मुश्किल थोड़ी। फोरेंसिक वाला, वैज्ञानिक शोध वाला, शहद वाला, औषधि वाला, कार्बनिक, मात्रात्मक, गुणात्मक, हो गया। बस इतना ही तो याद करना है। ठीक है, अच्छा, आपने सारे क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए हैं फ्लिकी के।
अच्छा भाई, ओवरऑल 8000 प्लस क्वेश्चन है फ्लिकी के, 8000 प्लस बहुत होता है, पूरा सिलेबस ही कवर किया गया, कुछ छोड़ा ही नहीं गया है ना। इवन उसमें बड़ा करंट से चीजों को जोड़ा गया है और हर नवीनतम चीज आपको करवाई गई है, ठीक है। तो भरोसा रखिए, आप करिए, ठीक है। ऐसे तो देखो यार, भाग्य भी जो है उच्चतम स्तर पर होना चाहिए। आरएस में ना, आरएस में थोड़ा भाग्यवाद भी काम करता है। हालांकि साइंस का व्यक्ति होके ये बोलना ठीक तो नहीं है, लेकिन भाग्यवाद है आरएस में, है ना। वो दिन आपका हो तो इंटरव्यू में हो सकता है आपको 72 नंबर मिले, और वो दिन आपका नहीं हो तो आपको 52 भी मिल सकते हैं। तो ये भाग्य का खेल है, ठीक है। तो चलिए, ये देख लिया एनएमआर के अनुप्रयोग। आगे बढ़ते हैं, एमआरआई के अनुप्रयोग, फिर से 5 स्टार, ठीक है। पिछली बार पूछा नहीं गया तो हो सकता है इस बार पूछा जाए, ठीक है ना बच्चों। देखिए, इसका प्रयोग डॉक्टर्स के द्वारा शरीर में उत्पन्न व्याधियों का सूक्ष्मता से पता लगाने के लिए किया जाता है ना, और एक वैज्ञानिक तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाए। एमआरआई से लेटेस्ट कोई तकनीक नहीं है, एमआरआई का ही एक लेटेस्ट वर्जन जरूर आया है। बाकी आज की तारीख में शरीर के बारे में इमेजिंग तकनीक जो है रोगों का पता लगाने की, एमआरआई लेटेस्ट तकनीक है, सबसे ज्यादा उच्चतम श्रेणी की है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना, पूरा नाम है इसका। अब निर्जीव वस्तुओं की छवियां भी प्राप्त की जा सकती है इससे, ये भी इसका एक अनुप्रयोग है। दूसरा है जैव चिकित्सा अनुसंधान में भी उपयोगी है, ठीक है ना। चौथा है पादपों की फिजियोलॉजी का अध्ययन भी इसकी सहायता से किया जा सकता है, ठीक है ना भाई। खाद्य पदार्थों में पानी व वसा का अनुपात ज्ञात करने में उपयोग हो सकता है। औद्योगिक रूप से रसायनों का नियमित अध्ययन करने में, अभी तक तो हम डॉक्टर के यहाँ ही देख रहे थे, अब देखिए कितने सारे जो है इसके अनुप्रयोग है, सारे याद कर लेना। मिनिमम 5 तो याद रखना ही रखना, ठीक है, मिनिमम 5 तो याद रखना ही रखना है बेटा, ठीक है। तो एनएमआर एमआरआई दोनों अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, हो सकता है यहां से सवाल पूछा जाए, ठीक है। अगला देखते हैं, तरंग संचरण के विभिन्न प्रकारों में अंतर कीजिए। ये 2018 में पूछा था भाई, लेकिन इस तरह नहीं पूछा था। उन्होंने तरंग संचरण को लेके आपका उसका जो डायग्राम बनता है ना, किस तरह से तरंग संचरण होता है, वो उस रेखा चित्र को पूछ लिया था कि जो भू संचरण कैसे होता है, स्काई वेव कैसे काम करती है, स्पेस वेव कैसे काम करती है। तो उस बार क्वेश्चन का तरीका बदला जा सकता है। अशोक तंवर कह रहे हैं बहुत ही शानदार क्लास है, पढ़ाने का तरीका आपका 1 नंबर है। वाह भाई, थैंक यू अशोक, थैंक यू वेरी मच। रोज सीखते हैं भाई, ठीक है, आपके अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलिए, तरंग संचरण के विभिन्न प्रकारों में अंतर देखिए। तरंग संचरण के 3 प्रकार है भाई, ठीक है ना। एक तो है आपका भू तरंग संचरण, कौन सा है, भू तरंग संचरण। एक है आपका आकाश तरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण, और एक है व्योम, ठीक है ना, ये है स्काई वेव, ये है आपका स्पेस वेव, ठीक है। तो ये 3 प्रकार हैं भाई, ठीक। इन्हीं के बारे में डायग्राम पूछ लिया था, तो आगे डायग्राम भी दे रखे हैं, अपन बात करते हैं, ठीक है। देखिए, भूतरंग संचरण में कि इस संचरण में तरंग प्रेषी एवं तरंग अभिग्राही, एक तो रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। तो ये जो प्रेषी और अभिग्राही आपको यदि परेशान करने लगे ना, तो इसकी जगह इंग्लिश वाले शब्दों को देवनागरी में लिख देना भाई, ठीक है। देखो, प्रेषी को आप क्या कहोगे, ट्रांसमीटर, क्या कहना है बच्चों, ट्रांसमीटर। और अभिग्राही को क्या कहोगे आप, रिसीवर। यदि आपको ये परेशान करें तो आप देवनागरी में लिख के आ सकते हो, धूमधाम से नंबर मिलते हैं, कोई वहां इसके नंबर नहीं काटता। लेकिन हिंदी में नंबर तब कटते हैं जब इंग्लिश में आप कोई चीज लिख देते हो। अब जैसे रिसीवर को आप इंग्लिश में वैसे लिखोगे तो नंबर कट सकते हैं, आप उसको देवनागरी में कन्वर्ट करके लिख देंगे तो नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है ना। तो भूतरंग संचरण जो है, इस तरंग संचरण में ट्रांसमीटर व अभिग्राही धरातल के पास होते हैं, दोनों ही कहां होते हैं, धरातल के पास होते हैं, तथा संचरण धरातलीय सतह के साथ साथ होता है। देखो इस तरह से, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है, और यहां पर मान लीजिए एक टावर लगा है, इस पे ट्रांसमीटर है, और यहां एक टावर लगा है दूसरा जिस पे रिसीवर लगा है, ठीक है ना। तो इसमें यदि भूतरंग संचरण होना हो तो कैसे होगा, देखिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहते हैं उसको इंग्लिश में, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। देखो कैसे होता है, इस तरह से, ठीक है ना। आपकी धरती के जो धरातल है उसके साथ साथ ही गमन कर गया। यहां कोई ऊंचा वच आ गया, मान लीजिए पहाड़ आ गया तो दिक्कत आ जाएगी, इसको जंगल आ गया तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए ये बड़ा कमजोर होता है।
आप सोचो यदि ये इतना स्ट्रोंग होता तो हमारे मोबाइल के जो टावर होते हैं हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे क्यों बदल जाते हैं भाई? हम एक ही इतना बुर्ज खलीफा जितना टावर लगा देते और पूरे देश को देते, ऐसा संभव नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्षति होती है, ऊर्जा की क्षति होती है इसमें, ठीक है। इसलिए इससे बहुत कम दूरी पे ही संचार स्थापित हो पाता है, 10 15 20 किलोमीटर का ही दायरा होता है एक टावर का। तो ये भू तरंग संचरण डायग्राम, इसके नंबर मिले 2018 में, बोलो, है ना। जब हमें पता नहीं होता तो बहुत बड़ा कठिन लगती है चीज, लेकिन जैसे ही हम उनका अध्ययन कर लेते हैं तो बहुत ही सरल है चीजें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यार जनरलाइज लोगों की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुपरफिशियल ज्ञान ही चाहिए, है ना। वही नहीं होता उसकी ही दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए ये रहा, ये जो तरंग संचरण यहाँ बताया गया है रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच, ये कौन सा है भाई? ये है आपका ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? ऐसा डायग्राम बनाना है। अब देखिए आकाश तरंग संचरण की बात करते हैं। अब देखो, अब आवृत्ति के आधार पर बांटा जाता है इनको। फ्रीक्वेंसी, ये जो कम्युनिकेशन वाले हैं ना आवृत्ति को प्रेफरेंस देते हैं वेवलेंथ की तुलना में, तो आवृत्ति के आधार पर चीजों का डिवीजन होता है। तो यहां पर ये देखिए आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज से भी कम होती है, 1 मेगाहर्ट्ज से भी कम आवृत्ति होती है, इसीलिए इसकी क्षमता भी कम होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दूसरा है आकाश तरंग संचरण, स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव प्रोपेगेशन, ये देखिए इसमें ट्रांसमीटर व रिसीवर के मध्य होने वाला तरंग संचरण क्षोभ मंडल से होकर होता है। इसकी आवृत्ति 40 मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है भाई, 40 मेगाहर्ट्ज से थोड़ी अधिक, ठीक है ना। अब देखिए ये देखिए क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जो है आपका, ये तो यहाँ ट्रोपोस्फियर लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये अर्थ हो गई और यहाँ पर ये हो गया आपका ट्रांसमीटर, ये हो गया रिसीवर। ये क्षोभ मंडल से होके जो है तरंगे गुजर रही है, क्षोभ मंडल से वापस आती है, इसको बोलते हैं स्काई वेव। ये ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर ग्राउंड वेव के, ठीक है ना। इनकी क्षमता भी ज्यादा होती है। अगला देख लेते हैं यार, इनको बनाने के नंबर मिले हैं, बोलो, पता ही नहीं होता है हमें, और कितना आसान है बनाना। अगला देखिए व्योम तरंग, स्पेस वेव। ये क्या है? स्पेस वेव। आप व्योम और ये आकाश को छोड़ के स्काई, स्पेस, ये याद रखना है ना, बस देवनागरी में लिख देना उसे। इसमें ट्रांसमीटर व अभिग्राही के मध्य होने वाला तरंग संचरण आयन मंडल, आयनोस्फीयर से होकर होता है, और आवृत्ति क्या है? 2 से 30 मेगाहर्ट्ज की कोटि की होता है। ये देखिए यहाँ पृथ्वी से ये जा रहा है आपका ट्रांसमीटर से, ये आयन मंडल हो गया, और यहाँ से वापस आता है, ठीक है। कब से पढ़ते थे बचपन में, 5th 6th क्लास से, कि आयन मंडल, आयन मंडल। हालांकि इसके अलावा बहुत चीजें हैं, लेकिन वो आयन मंडल आ गया आज, ठीक है। तो ये क्या है? स्पेस वेव। तीनों टाइप के संचरण याद रख लेना बेटा, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव, ठीक है। तीनों के डायग्राम भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोपलर प्रभाव के अनुप्रयोग लिखिए। पहले बात तो डोपलर प्रभाव होता ही क्या? देखो, श्रोता व स्रोत के बीच परिवर्तित होती आपेक्षिक आवृत्ति, ठीक है ना। श्रोता व स्रोत के बीच परिवर्तित होती जो आपेक्षिक आवृत्ति है ना, दोनों की आवृत्ति की जब तुलना होती है तो आपेक्षिक आवृत्ति जो है उस परिघटना को ही डोपलर प्रभाव कहते हैं बेटा। उस घटना को ही क्या कहते हैं? डोपलर प्रभाव। और इसके अनुप्रयोग देखिए, डोपलर राडार के निर्माण में इसकी सहायता से मौसम की भविष्यवाणियां की जाती है। भारत में आजकल मौसम की भविष्यवाणी में एक सटीकता आ गई है। उसका कारण हालांकि डोपलर राडार के अलावा प्रत्यूष और मिहिर नाम के सुपर कंप्यूटर भी है ना, जिन्हें लगाया है भारत ने, ठीक है। लेकिन मौसम की भविष्यवाणियों ने इसने कमाल कर रखा है। भारत के सारे तटीय क्षेत्रों में डोपलर राडार लगे बहुत सारी संख्या में, ठीक है। वो सारे क्या करते हैं? डोपलर प्रभाव पे ही कार्य करते हैं। तो पहली बात तो ये कि डोपलर राडार बनाए जा सकते हैं। दूसरा, इसकी सहायता से हवा में चलने वाले वायुयान की जो है वेग ज्ञात किया जा सकता है। कोई विमान किस गति से जा रहा है उसका वेग ज्ञात करना हो तो डोपलर प्रभाव की सहायता से ज्ञात किया जाता है भाई। इसके अलावा देखिए, आप अब आपका अनुभव किया हुआ देखो, एक देखते हैं, ट्रेन की सीटी की आवाज पास आने पर तीक्ष्ण व दूर जाने पर मोटी सुनाई देती है, कारण डोपलर इफेक्ट। ट्रेन की सीटी की आवाज, जब ट्रेन आपके पास होती है तो बहुत तीक्ष्ण, बहुत तीखी आवाज, ठीक है ना। उसके बाद दूर जाती है तो मोटी होती जाती है आवाज, ये डोपलर इफेक्ट है, ठीक है। तो 3 चीज हो गई आपकी। अगला क्या है? भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी सहायता से निगरानी करती है, तो इस डोपलर राडार का भारतीय सेना सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी का ज्ञान भी डोपलर प्रभाव के आधार पर किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए, डोपलर इफेक्ट पूछा जा सकता है, डोपलर के
या हो सकता है डॉपलर परिभाषा और ये दोनों पूछे, हो सकता है अकेले एप्लीकेशन पूछ ले। तो याद रखिएगा, आसानी है सारी चीजें। कंटेंट जो है ना आपके लिए बड़ा परफेक्ट है, तो अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, विभिन्न दृष्टि दोषों में उसके निवारण के विस्तार को उनके निवारण को विस्तार से समझाइए। 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी, है ना। दृष्टि दोषों किन्हीं 4 दृष्टि दोषों के नाम लिखो, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो यहां 10 नंबर वाले क्वेश्चन में सारी चीजों को ही डाल दिया गया है, तो आप देख लेना। अभी देखो, विभिन्न दृष्टि दोष और उसका उपचार लिखा है। पहला है मायोपिया। पहला कौन सा है भाई? मायोपिया। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल होकर सोचोगे ना तो याद भी हो जाते हैं। मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जब यह निकट हो तो निकट का तो सही है भैया, जब निकट लिखा हो तो निकट का सही है, ठीक है ना। दूर का इश्यू है। और जब हो दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि, तो दूर का सही है। याद रहेगा क्या? एक बार यदि आपको ये समझ में आ गया ना, फिर आप भूलेंगे नहीं, ना ही कंफ्यूज करेंगे। इनमें क्या कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, यदि हम इसको ढंग से ना पढ़ें तो कंफ्यूजन आ जाएगा। अब याद रखना, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में निकट का तो ठीक दिखता है, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। अब आप देखो, बचपन में आप एक लेंस का इस्तेमाल करते थे, सूरज की रोशनी को इकट्ठा करके कागज जलाते थे। कितने बच्चों ने जलाया है? जल्दी बताइए भाई, कितने बच्चों ने जलाया है? हमारे टेक्निकल स्टाफ हाथ उठा रहे, मैंने जलाया है। देखो, वो कौन सा लेंस था? उत्तल लेंस। कौन सा होता था? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस चीजों को इकट्ठा करता है, चीजों को इकट्ठा करता है। तो यदि आप ऐसे नीचे देखोगे तो आपकी पलकें झुक गई, पलकें झुकी, नजदीक का देखा, तो कौन सा लेंस लगाया? उत्तल लेंस। इसका मतलब उसका किस में इस्तेमाल करना है? दूर दृष्टि में, क्योंकि दूर का तो दिख रहा है, पास का ही नहीं दिख रहा ना, तो उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा आएगा भाई? उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि आपको इकट्ठा करना है चीजों को, तो नजदीक में ही तो करना है, तो उत्तल लेंस। इसमें दूर का नहीं देखता तो फैला दो। आपने कभी देखा है, जो अवतल लेंस होता है इस तरह का होता है, और इसमें इधर से किरणें आ रही हैं तो ऐसे फैल जाती है। ये उत्तल लेंस है, इसमें इधर से किरणें आती है तो ऐसे इकट्ठी हो जाती है। ये तो देखा ही होगा। तो अब सोच के देखिए, इसका इस्तेमाल दूर का देखने के लिए करना है। अब सोचो आप कि निकट दृष्टि दोष में पास का दिख रहा है, उपचार क्या है? अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि दूर का दिखाना है। इसमें हाइपरमेट्रोपिया, ये दूरदृष्टि देश में दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा, तो उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि इकट्ठा करके पास देखना है। तो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते आप, थोड़ा सा टेक्निकल होकर सोचना बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो ये है, इसमें नजदीक का स्पष्ट दिखाई देता है जबकि दूर का स्पष्ट नहीं। उपचार क्या है भाई? उपचार है इसका अवतल लेंस। ये लगा रखा देखो, ठीक है, ये लगा रखा, रेटिना पे एकदम जो है परफेक्टली वो बन जाता है। अगला देखिए, दूर का स्पष्ट दिखता है जबकि नजदीक का नहीं। इसमें उपचार है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस का। तो अभी तक हमने 2 जो है पढ़ लिए है, एक तो आपका मायोपिया, दूसरा मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। याद हो गया क्या बच्चों? चलिए अगला देखते हैं। अगला है जरा दूरदृष्टि दोष। कौन सा है? जरा दूरदृष्टि दोष। इसमें दोनों हो जाते हैं, न पास का न दूर का। दादा को होती है ये तकलीफ। जो हमारे दादा लोग हैं उनकी चश्मा, बचपन में मैंने मेरे दादा को ये चश्मा लगाए हुए देखा तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि यार एक ही चश्मा में 2 लेंस कैसे लगते हैं। बड़ा ऐसे फैसिनेट लगता था, उसको बार बार छू के देखता था मैं कि यार दिखाओ दादा ये कैसी है। लेकिन आज समझ में आता है कि वो क्यों लगाते थे, क्योंकि उनको ना दूर का सही दिखता था ना पास का, तो इसलिए उनकी चश्मा में उत्तल अवतल दोनों लेंस लगे रहते थे। नजदीक का देखना है तो क्या लगा है भाई? नजदीक में क्या? उत्तल। और दूर का देखना है तो अवतल, क्योंकि वही तो फैलाता है। तो अब देखिए, ये चश्मा बन गया है, यहां पर उत्तल लेंस बनाया गया है नजदीक के लिए, ये अवतल है ना। देख लिया होगा, इस तरह कुछ लोग देखते हैं, देखा नहीं? वो यही सब है ना, उत्तल अवतल दोनों प्रकार के। इसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि दोनों लेंस इसमें इस्तेमाल होते हैं ना, तो बाईफोकल लेंस, ठीक है। तो ये जो है जरा दूरदृष्टि दोष है, इसमें निकट व दूर दोनों की दृष्टि बाधित होती है। तो अभी तक 3 पढ़ लिया, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि और जरा दृष्टि दोष। समझ में आ गया? अगला देखिए, एस्टिग्मेटिज्म एक रोग है। एस्टिग्मेटिज्म इंग्लिश में याद करना भाई, एस्टिग्मेटिज्म। इनमें कोई भी रोग 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। उसका रोग का नाम, उसका लक्षण, ठीक है ना, और क्या पूछा जा सकता है भाई? उपचार, ठीक है ना, 2 नंबर में, ठीक है। या 5 नंबर में किन्हीं 2 दृष्टि दोषों का वर्णन करिए, उनका उपचार लिखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो एस्टिग्मेटिज्म में कॉर्निया का आकार बदल जाता है।
कॉर्निया का आकार बदल जाता है, अनियमित आकार का, और इससे भेंगापन आ जाता है एक्चुअली, है ना, भेंगापन आ जाता है आंख में। ठीक है, तो इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। घड़ी साज देखें आपने, घड़ी साज अपनी आंख पे एक लेंस लगाता है ना, उस तरह का कोई लेंस, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और फिर मोतियाबिंद, इसमें लेंस जो है, अगला रोग है मोतियाबिंद। ये भी हमारे जो वृद्ध जनों को होता है ज्यादा, इसमें लेंस सफेद व अपारदर्शी हो जाता है। अब ऐसे रोग में लेंस ही बदल देते हैं। आजकल तो तकनीक आ गई ना, बहुत सारी, आंख को लेके तो बहुत तकनीक आ गई है भाई, है ना, तो इसका उपचार उपलब्ध है। देखिए, आंख की सर्जरी के माध्यम से नया लेंस लगा देते हैं, तो ये इसका उपचार हो गया। रतौंधी होता है, रतौंधी तो आपको पता ही है कौन सा रोग है भाई, रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं देख सकते, रात में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि रात में प्रकाश है ही नहीं, और मंद प्रकाश में देखने के लिए कौन था? रोड्स में क्या था? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कहां से आता है? विटामिन ए से। देख लीजिए, रोडोप्सिन की कमी के कारण रात में नहीं दिखता विटामिन ए की कमी। अब विटामिन ए की आपूर्ति करो ना यार, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दो रोग है, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, एक कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन की कमी से होने वाला एक रोग है, जबकि कलर ब्लाइंडनेस आनुवंशिक रोग है, जिसे वर्णांधता कहते हैं। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है ना। तो रोडोप्सिन की कमी की वजह से आपको होता है भाई रतौंधी। ठीक है, इसका उपचार क्या है? विटामिन की पूर्ति। विटामिन कौन सी? विटामिन ए। ठीक है, तो याद रहेगा क्या? इतने सारे रोग मैंने आपको करा दिए। सबसे पहले निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, जरा दृष्टि, 3, 4, 5, 6 रोग हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, एक दो और करा देता हूं। ब्लैक फंगस भी आंख को प्रभावित करता है भाई, ठीक है ना। कारण क्या है? म्यूकर माइसिटीज फंगस। ब्लैक फंगस, यार डॉक्टर इलाज करने से डरते, इतना मतलब गंद मारता है ये। ब्लैक फंगस का रोग हो जाए ना तो डॉक्टर जा नहीं पाते आस में, इतनी भयानक जो है, सबसे दर्दनाक कंडीशन में से एक है ब्लैक फंगस, ठीक है ना। म्यूकर माइसिटीज नाम का फंगस प्रभावित करता है। इलाज क्या है? इलाज उपलब्ध, लेकिन कई बार आंख को हटाना पड़ता है। इसका इलाज उपलब्ध है, बहुत महंगे टीके लगते हैं, जो कि कोरोना काल में हुआ था। ऐसे लोग जो स्टेरॉइड का सेवन करते थे ना, उन सबको ये हो गया था, ठीक है। एक है कंजक्टिवाइटिस, ये भी आंख का ही रोग है भाई। आंख का आना, कंजक्टिवाइटिस, दो तरह की आंख आती है भाई। एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और एक होता है वायरल इन्फेक्शन। जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो एक आंख प्रभावित होती है। वायरल इन्फेक्शन होता है कंजक्टिवाइटिस में, आंख लाल हो जाती है, ट्रांसपेरेंट पानी पड़ता है पर एक आंख में। लेकिन यदि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, दोनों आंखें लाल हो जाती है, दोनों आंखों से पानी गिरता है। गीड जिसको बोलते हैं ना, बहुत गंदा सा अजीब सा आता है और बहुत ये संक्रमणकारी होता है, मतलब संक्रमित करता है। जहां भी हाथ रखे आपने, वो दूसरे लोगों को संक्रमित कर दे। इसीलिए हम किसी की आंखों में ऐसे देखना पसंद नहीं करेंगे जब आंख आती है। आया कंजक्टिवाइटिस कई सालों बाद, इस बार रहा ना बहुत ज्यादा, तो इसलिए यह भी ध्यान रखना, कंजक्टिवाइटिस संक्रमण के कारण एंटीवायरल व एंटीबैक्टीरियल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये जो है आंख के रोग हो गए सारे। 10 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में अलग अलग पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सरलता के साथ टेबल बना के दिया है, तो एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, उष्मा संचरण की विधियां। भाई उष्मा संचरण की 4 विधियां हैं। पहली चालन, दूसरी संवहन, तीसरी विकिरण और चौथी अभिवहन, ठीक है ना। कंडक्शन, आपका ये रेडिएशन, और ये आपका एडवेक्शन, ठीक है ना। चालन विधि देखिए, उष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के कण स्वयं गति नहीं करते, जबकि अपने स्थान पर कंपन करके उष्मा एक कण से दूसरे कण तक संचरित करते हैं। ये ठोसों में उष्मा संचरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। देखो, ठोस में यदि उष्मा का संचरण करना है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास एक चिमटा है, उससे मैं रोटियां सेक रहा हूं मान लीजिए, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ चिमटा गर्म था, वो यहाँ से भी गर्म हो गया है। आप घर पे चाय बनाते हैं, चाय पतीला गर्म हो गया है, पानी गर्म हो गया है, ये डंडी भी गर्म होने लग जाएगी, जबकि डंडी थोड़ी तप रही थी। क्या वजह है? उष्मा का संचरण हो गया, विधि है ये। ठोसों में उष्मा का संचरण की विधि कौन सी? चालन विधि, कंडक्शन। याद रहेगा क्या? इसमें माध्यम चाहिए। इस विधि में उष्मा के संचरण के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ये संभव नहीं, ठीक है। ठोसों में संचरण की यही विधि है, याद रखना है। लेकिन इसमें कण खुद गति नहीं करते, कण कंपन करते हैं, ऐसे कंपन करके एक दूसरे से टकरा जाते हैं, अगले में ऊर्जा स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है ना। यही वजह है कि धीरे कुछ देर बाद यहाँ चीजें पहुंचती है, ठीक है ना। लोहे की रोड होती है, यहाँ गर्म हो रही है, यहाँ से भी गर्म होने लग जाएगी थोड़ी देर बाद, वैसा ही वाला मामला है। तो चालन विधि है पहली विधि। पहले तो 2 नंबर में यही पूछा जा सकता है कि इनकी चारों विधियों के नाम लिखिए, चालन, संवहन, विकिरण। अब मानसून ये पूरा इसी से आता है। आप घर में ब्लोवर चलाते हो, सर्दी की ठंडी रातों में संवहन करते हो। आपके शरीर में रक्त के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण संवहन के माध्यम से होता है,
ठीक है। विकिरण, सूर्य से आने वाली किरणें सारी विकिरण है ना। अभिवहन, लू इसका एग्जाम्पल है। डांफर चलती है, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बताऊंगा आज मैं आपको। ठीक है, तो चालन विधि जो है समझ में आ गई। उष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के कण स्वयं गति नहीं करते, जबकि अपने स्थान पर कंपन करके उष्मा एक कण से दूसरे कण तक संचरित करते हैं। यह ठोसों में उष्मा संचरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। समझ में आई क्या? बताओ भाई। आगे देखिए, उदाहरण क्या है? लोहे की किसी छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, ये इसका उदाहरण है। इस विधि में उष्मा संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के संभव नहीं। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए संवहन विधि देखिए। उष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के कण गतिमान होते हैं। पिछले में कण गतिमान नहीं हो रहे थे, कण क्या कर रहे थे? कंपन। यही अंतर है यार, कीवर्ड है यही, एक आध याद रख लेना आप। ठीक है ना, पिछले में कण क्या कर रहे थे? कंपन। यहाँ क्या करेंगे? गति करेंगे। ठीक है, और संपूर्ण पदार्थ संचरण हेतु गतिमान हो जाता है। इसी विधि के लिए माध्यम की, इस विधि के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम ये भी नहीं। अभी तक दो पढ़ी है, चालन और संवहन, दोनों में ही माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है, ये दो तरह का, एक तो प्राकृतिक संवहन है, एक कृत्रिम संवहन है। प्राकृतिक में रक्त के माध्यम से शरीर में उष्मा का संचरण, ठीक है ना, तो ये प्राकृतिक संवहन है। ये आप सर्दी की ठंडी रातों में गर्म हवा के प्रवाह हेतु ब्लोअर का इस्तेमाल करते हो, वो कृत्रिम संवहन है ना। आजकल सभी के घरों में लगभग ब्लोअर पाया जाता है, तो वो क्या है? संवहन का उदाहरण है। ठीक है ना, तो अगला देख लेते हैं, विकिरण विधि। ठीक है, इसके लिए माध्यम नहीं चाहिए भाई। पहली दो विधियां जो हमने पढ़ी उन दोनों के लिए माध्यम की जरूरत थी, इसके लिए माध्यम नहीं चाहिए। अब देखिए क्या है, उष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इसे विकिरण विधि कहा जाता है। विकिरण मूल रूप से विद्युत चुंबकीय विकिरण ही होती है। स्पेक्ट्रम अभी बताया मैंने आपको, आज ही बताया, स्पेक्ट्रम वही होता है। ठीक है ना, जो निर्वात में भी गति कर सकती है, इसीलिए तो माध्यम नहीं चाहिए। ये निर्वात में भी गति कर सकती है, इसीलिए माध्यम नहीं चाहिए, है ना। कौन सी उष्मा संचरण की विधि है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं? विकिरण, याद रहेगा, रेडिएशन मेथड। उदाहरण क्या है? सूर्य से उष्मा का पृथ्वी पर आना। इसके अलावा कुछ उदाहरण और दिए हैं घरेलू चीजों के। हीटर के पास बैठने पर गर्माहट का एहसास किया है क्या? किया होगा ना, है ना। हीटर पे मूंगफली सेकी होगी कभी सर्दी की ठंडी रातों में, है ना, वो वाला जो है। और अलाव के पास बैठने में गर्माहट, सर्दी में जो अपन तापते हैं, वो भी क्या है? विकिरण। ठीक है, अब अभिवहन को देख लेते हैं। अभिवहन जो है उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें क्षैतिज संचरण होता है। क्षैतिज संचरण, जो लू चलती है ना, क्षैतिज संचरण है। जो आपका डांफर है, क्षैतिज संचरण है उष्मा का, है ना। डांफर क्या है? ठंडा कर जाती है, लू क्या है? गर्म कर जाती है। अंतर तो इतना है, तो उष्मा ही। शीतलता और गर्माहट उष्मा की डेफिनेशन में देखा था हमने। ठीक है, तो गर्म हवा गर्मी के दिनों में लू, ठंडी हवा सर्दी के दिनों में डांफर। डंफर या डांफर दोनों ही है, और ये दोनों ही चंद्र सिंह बिरकाली की जो उनकी काव्य रचनाओं का नाम भी है। डंफर भी उनकी एक कविता है, और लू भी उनकी एक, लू, बादली, डंफर, ये उनकी जो है किताबें हैं। ये भी क्वेश्चन करा दिया मैंने आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, क्या बात है भाई। जीतू पटेल कह रहे हैं बेस्ट है सर, बेस्ट, थैंक यू भाई। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें। ये सारे एग्जाम्पल इतने घरेलू है कि हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चार विधियां हैं। यहां पर एक डायग्राम दिखाता हूं आपको, ये देखो, एक डायग्राम में सारी बातें देखो कैसे क्लियर होती है। लू और डंफर को छोड़ के तीनों चीजें क्लियर होगी। ये आंच है, आग है, आग से ऊपर जो है आपका पतीला रखा है, तो आग को यहां तक पहुंचाने में जिस विधि का इस्तेमाल होगा वो विकिरण है। वो क्या है? विकिरण। ठीक है ना। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये पानी उबलने लगता है, गति हो रही है तभी उबल रहा है। ठोस को ऐसे देखा है पानी की तरह उबलते हुए? नहीं देखा ना। तो आप ये देख लीजिए, उबल तभी रहा है जब कणों की गति हो गई है, तो संवहन। ठीक है, और ये पतीला यहां से गर्म हो गया, चालन। तीनों उदाहरण बना के आ जाना डायग्राम। अरे बहुत आसान है बनाना, ठीक है ना। इतना रंगीन कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है, फीता लेके नहीं बैठना है वहां, और आराम से ऐसे बना के आ जाना, तो तीनों चीजों के लिए चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? आई थिंक सो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन हो सकता है। नहीं, और भी है भाई। चलिए पहले ये देखते हैं अपन, चुंबकीय प्रेरण क्या है। पदार्थों का चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण दीजिए, 10 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय प्रेरण क्या है? यदि किसी चुंबक के पास किसी और वस्तु को लेके आए और वो खुद भी चुंबक जैसा व्यवहार करे, यही चुंबकीय प्रेरण है। सामान्य डेफिनेशन तो यही है कि चुंबकीय प्रेरण जो है ना,
एक जो परिघटना है भाई, जिसमें किसी लोह चुंबकीय वस्तु में कोबाल्ट होता है, निकल और आयरन, ये तीन है। जब लोह चुंबकीय पदार्थों की बात आएगी ना, तो कोबाल्ट, निकल और आयरन तीनों जो है लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, वो लोह चुंबकीय होते हैं। ठीक है ना। देखिए, शक्तिशाली चुंबक के संपर्क में आने पर लोह चुंबकीय पदार्थ भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, इसे चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है, अर्थात पदार्थों को चुंबकीय व्यवहार के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है लोह चुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय, तीसरा प्रतिचुंबकीय। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में आकर्षित हो जाना लोह चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र में कम मात्रा में आकर्षित होना अनुचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कम आकर्षित होना प्रतिचुंबकीय। बस ये परिभाषाएं हैं, आगे इसकी डिटेल देखते हैं। देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ जो है ऐसे पदार्थ जिनकी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ प्रबल रूप से चुंबकीय होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या में डोमेन होते हैं। डोमेन का रूल मैंने बताया, शुरुआत में ही बताया था ना, है ना। 10 to power 18 - 18 to 10 to power -21, इतनी ज्यादा संख्या में डोमेन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित कोबाल्ट, निकल और इसका भाई एग्जाम्पल है ये। ठीक है। अब है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ। ये क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत कम चुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही है लेकिन कम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही है लेकिन बहुत ज्यादा, तो लोह चुंबकीय। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही है लेकिन कम चुंबकीय, उदाहरण है मैग्नीज, सोडियम। उसका एक एक एग्जाम्पल याद रख लेना बेटा। एक एग्जाम्पल भी सही दे दिया, आपका काम धूमधाम से हो जाएगा। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल याद रखने में यहाँ वर्णन आता है और ये काम हमें नहीं करना है ना। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विपरीत बहुत कम चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण है आपका सोना, सिल्वर, ये सारे क्या है? सोने से चुंबक चिपकता है क्या? नहीं, तो बस हो गया उसका उदाहरण प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है? ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परास के आधार पर वर्गीकरण दीजिए 10 नंबर में। ठीक है, 10 नंबर में आ सकता है भाई। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। 4 स्टार देता हूं इसको। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखिए, ध्वनि किसी माध्यम में ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के कारण अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है तक कानों तक पहुंचती है, इसे ध्वनि की संज्ञा दी जाती है। कई जगह आप देखोगे इनमें से एक मिलेगी, इनमें से कोई एक मिलेगी, लेकिन ये दोनों ही होती है। ध्वनि में दोनों ही होती है बेटा। कारण क्या है? क्योंकि एक जो है आपकी अनुप्रस्थ वाली कहां जाती है? ठोस और जो तरल पदार्थ होता है, ये द्रव होता है उसके ऊपरी सतह पर, और ये सभी में आपका ठोस, द्रव और गैस सभी में, तो ये दोनों में होगा। कई जगह बुकों में लिखा रहता है, उसे नहीं मानना है, ये याद रखना आप। ठीक है ना। आवृत्ति परास के आधार पर इन्हें 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला इंफ्रासोनिक, दूसरा है ऑडिबल और तीसरा अल्ट्रासोनिक। 20 हर्ट्ज तक जो होती है वो इंफ्रासोनिक वेव होती है। भूकंप की ये आवृत्ति है भाई, इसीलिए हमें भूकंप का नहीं पता चलता, लेकिन कुछ जीव जो है इस आवृत्ति को सुन सकते हैं, जैसे गेंडा हो गया, है ना, या कुछ समुद्री जीव हो गए, उन्हें भूकंप का पता चलता है। ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये हम सुन सकते हैं। ठीक है ना। एक अल्ट्रासोनिक, इसे भी हम नहीं सुन सकते, ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है। तो देखते हैं इनके बारे में डिटेल। ठीक है ना। ये जो आवृत्तियां है ना, ये इस तरह की चीजें है ना, ये आवृत्ति में मापी जाती है और आवृत्ति का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। ठीक है ना। देखिए, पहला है आपका इंफ्रासोनिक वेव। कौन सी है भाई? इंफ्रासोनिक वेव। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज होती है, ये याद रखना है आपको। तो बस पहले तो ये नाम याद रखना जो टर्मिनोलॉजी है वो, और दूसरा आपको याद रखना है कितने हर्ट्ज होती है। मनुष्य के कान इसे सुनने में सक्षम नहीं होते हैं। विभिन्न जानवर जैसे गेंडा, हाथी, व्हेल आदि इस आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होते हैं। भूकंपीय तरंगें भी इसी प्रकार की ध्वनियां होती है, इन्हें जीव जंतु सुनकर सचेत हो जाते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक है ना, क्योंकि हमारे कानों में वो क्षमता नहीं है कि हम इंफ्रासोनिक वेव को सुन सके। दूसरा ऑडिबल। ऑडिबल को क्या बोलेंगे बच्चों? 20 हर्ट्ज से जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है ऑडिबल ध्वनि कहलाती है। इसको मनुष्य सुन सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। ठीक है ना। इसमें 20 हर्ट्ज सुनने की निम्नतम सीमा और 20,000 हर्ट्ज को सुनने की अधिकतम सीमा 2 नंबर में आ सकती है ये बात।
यहाँ तो 10 नंबर में है। सुनने की न्यूनतम आवृत्ति और सुनने की अधिकतम आवृत्ति, न्यूनतम 20 हर्ट्ज है और अधिकतम 20,000 है। ये दोनों लिख नहीं आ सकती है, लिख के आ जाना, 2 में से 2 मिलेंगे भाई, ठीक है। अब घंटी, वायलिन, सितार, गिटार, माउथ ऑर्गन, उत्पन्न ध्वनि सब ऑडिबल प्रकार की होती है, इसीलिए आप सुन सकते हैं, ठीक है ना। सब कैसी है? ऑडिबल है, इस कोटि की है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की कोटि की है, इसलिए ऑडिबल है, ठीक है ना। अगला है आपका अल्ट्रासोनिक। कौन सी भाई? अल्ट्रासोनिक। ऐसी ध्वनियां जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहलाती है। मनुष्य इन्हें भी नहीं सुन सकते। अल्ट्रासोनिक वेव अपने अनुप्रयोगों के लिए जानी जाती है। इसका प्रयोग संकेत भेजने, समुद्र की गहराई ज्ञात करने, वायुयान व घंटियों की सफाई करने में तथा कल कारखानों में कालिख, ये कालिस नहीं है, कालिख है भाई, कालिख की सफाई में उपयोगी है। इसके अलावा इनका प्रयोग पानी में कीटाणुओं को जो है मारने के लिए भी किया जाता है, कीटाणु रहित बनाने के लिए भी किया जाता है। तो भाई आपकी फिजिक्स की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये क्लास केवल आपके रिवीजन के लिए है, ये क्लास केवल आपके जो आपका ज्ञान है, जितना आपने पढ़ लिया है उसके टेस्ट के लिए, कि आपकी तैयारी का स्तर कितना है, ठीक है ना बच्चों। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, आपका मेंस बहुत अच्छा हो ऐसी उम्मीद है, सभी का सिलेक्शन हो भाई, ठीक है। चलिए, नमस्कार।